एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है? जब कंपनी किसी एम्प्लॉय को ई शॉप ऑफर करती है तो उसे जब ग्रांट लेटर मिलता है तो उसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मेंशन होनी चाहिए जो कंपनी मेंशन नहीं करती है या एम्प्लॉय अवॉइड कर देता है देखना। हमें एक ऑफर लेटर मिलता है। राइट। मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द ऑडियंस है, 90% ऑफ द जनता क्या करती है, सबसे पहले जाती है एनेक्सर पे कि ग्रॉस सैलरी कितनी है, क्या मिलेगा और नेट इन हैंड क्या आने वाला और एनुअल सीटीसी क्या हो गया। अभी मुझे 15 लाख मिल रहा था, मैं 30% हाइक पे गया हूँ 20 लाख। सेम हो रहा है ईसॉप। ग्रैंड लेटर में ये पढ़ा ही नहीं था कि 1000 ईसॉप मिल गए एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय ने ये नहीं पढ़ा कि मुझे 4 साल रुकना पड़ेगा तब मिलेंगे, 1 साल बाद कितना मिलेगा। कई ग्रांट में परफॉर्मेंस भी लिंक होती है, ये नहीं पढ़ा। और 3 साल तक मैं मन में ख्याली पुलाव बनाता रहा कि 40 लाख के तो ईशॉप हैं, फ्लैट खरीद लूंगा। तो कंपनी जब ईशॉप देती है अपने एम्प्लॉय को फिर उससे बायबैक करती है तो उससे कंपनी को क्या बेनिफिट्स होते हैं? लेकिन फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट स्टार्टअप जहां से स्टार्टअप का बूम शुरू हुआ, लोगों को समझ आने लगा एंटरप्रेन्योरशिप, फाउंडर, फंडिंग एंड ईशॉप। जैसे मैं रेड बस वाले हम बात कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ है, उसमें ना तो कंपनी ने इंटेंशनली गलत करा, ना एम्प्लॉय को पता था कि ये होने वाला है। वो क्यों है कि पॉलिसी में, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिसी बहुत बार जनरल हो जाती है। हम फ्यूचर नहीं सोच रहे, हम अभी सोच रहे हैं। तब एम्प्लॉय को ठगने के लिए बनाया गया है या उसमें नेगोशिएशन में एचआर के लिए बहुत बड़ा टूल हो गया, ऐसा नहीं है। ईसॉप इज द बिगेस्ट वेपन और बिगेस्ट टूल इन द इंडस्ट्री। उसको कोई बीट नहीं कर सकता टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन एंड वेल्थ क्रिएशन। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब ई शॉप। तो अगर आप किसी कंपनी के फाउंडर है, कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो या कोई कंपनी आपको ई शॉप ऑफर कर रही है तो उस दौरान एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ किस तरीके के मिस्टेक्स करते हैं जिससे उन्हें इन फ्यूचर बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत सारी डिटेल्स में बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं। तो इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए ज़ूमेन के बिजनेस हेड हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो कि ई शॉप में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं और आज आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। मनीष पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो ई शॉप एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है? ईसॉप में अगर बहुत ही सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में किसी को समझाऊं तो ईसॉप कंपनीज के शेयर होते हैं। तो कंपनी के क्या करती है, जो फाउंडर्स हैं या जो ओनर्स हैं किसी भी कंपनी के, दे वांट कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी ओनर बने। अब उनकी एक हिस्सेदारी है, राइट? तो कंपनी के फाउंडर्स करते हैं कि अपनी कंपनी के कुछ हिस्सा ईसॉप्स के नाम पे साइड कर देते हैं कि जैसे मेरी कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं और मैं 1 लाख शेयर्स का 100% ओनर हूँ आज। तो मैंने क्या करा, एक 5000 शेयर्स ईसॉप के नाम पे अलग कर दिए। कुछ परसेंटेज 5000, 6000, 7000, हर कंपनी का अलग वो अपना डिसाइड करते हैं। वो अपना डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं कि ओके, बेस्ड ऑन डिफरेंट रोल्स किसकी क्या पोजीशन है उसके हिसाब से उनको बांटते हैं। तो अगर मैं समझूं ईसॉप, टाटा मोटर्स का एक शेयर मान लो मार्केट में 800 रुपए का मिलता है, ठीक है, और मैं आपको बोलूं मनीष या पूजा, आप क्योंकि मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं आपको ये एक शेयर दे रहा हूं टाटा मोटर्स का, जिसके लिए आपको मुझे सिर्फ 20 रुपए देने। भविष्य में जब भी ये ईसॉप को आप इक्विटी शेयर बना के अपने डीमैट अकाउंट में लेना चाहेंगे जिस भी दिन, उस दिन आप मुझे 20 रुपए पर शेयर दे देना। बहुत ही डिस्काउंट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे। कोई लोग 50, कोई लोग 100, अब हर कंपनी का अलग अलग है, उस पर हम बात करते हैं। तो 800 रुपए का आपको एक शेयर मैं ऑफर कर रहा हूँ आज, जो आप फ्यूचर में 20 रुपए पे ले लेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर में उसका प्राइस हो सकता है जिस दिन आप लेना चाहें 800 वाला 1200 का हो जाए, 1000 का हो जाए, 700 का हो जाए, आपको 20 रुपए ही, आपको 20 ही रुपए देने, ये मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। और उसके लिए मैंने एक कंडीशन, मतलब एक टेन्योर लगा दिया, क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय हैं तो नेक्स्ट 4 ईयर में धीरे धीरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशन, उसको और डिटेल में हम समझ लेंगे। लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि मैंने आपको बोला पूजा, क्योंकि आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और मैं चाहता हूं आप लंबे समय तक कंपनी के एम्प्लॉय रहें, तो ये जो होंडा सिटी कार बाहर खड़ी है ना, ये आपके नाम पे हो जाएगी। मैंने आपको एक ऑफर कर दिया, एक प्रॉमिस कर दिया। अब वो होंडा सिटी कार पूरी कार है, तो मैंने बोला जैसे आपका 1 साल पूरा होगा तो 4 टायर आपके नाम पे हो जाएंगे, दूसरे साल पे कार की बॉडी आपके नाम पे हो जाएगी, तीसरे साल पे इंटरनल भी आपके नाम हो जाएगा। जैसे ही 4 साल पूरे कर लोगे आप इस कंपनी में,
तो कार की जो आरसी है जो आज मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है वो मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब आपको कंपनी में उतना टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा मिनिमम। हाँ, जो भी जनरल होता है टाइम पीरियड, कोई 4 इयर्स करते हैं, कोई 1 ईयर रखते हैं सीनियर पोजीशंस के लिए, कहीं 5 इयर्स है। तो जिस दिन वो टेन्योर आपका पूरा हो गया, अब आपको पता है कि आज की डेट में होंडा सिटी की प्राइस है 15 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। शायद फ्यूचर में 4 साल बाद उसका प्राइस 20 लाख 22 लाख हो जाए, लेकिन आपको कंपनी ने बोला आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। इसको अगर ई शॉप के फॉर्म में समझे तो ये ई शॉप का कुछ परसेंटेज एवरी ईयर ये दे सकते हैं। हाँ, मैंने आपको एक लार्जर वैल्यू कमिट कर दी जिसका धीरे धीरे वेस्टिंग होता रहेगा, मतलब आपके नाम पे ड्यू होता रहेगा। कि आपने एक एफडी कर दी है 10 लाख रुपए की बैंक में 4 साल के लिए, अब आपको पता है 4 साल में इंटरेस्ट इतना है, लेकिन हर साल आपको कुछ कुछ मिलता रहता है। तो सेम वे ई शॉप में चलता है। ओके, एम्प्लॉय को ई शॉप ऑफर करती है कंपनी, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी डिटेल्स है जो वो मिस कर जाते हैं? बहुत सारी, मैं कहूँगा बहुत सारी डिटेल्स अभी मार्केट में आप बताएं, बहुत सारे गैप्स हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि कोई पर्पसफुल, मतलब किसका क्या पर्पस है सबके अलग अलग है। मैं आपको 10 साल पहले से शुरू करता हूँ। पहले क्या होता था, जैसे आपने रेंट एग्रीमेंट देखा है तो सारे रेंट एग्रीमेंट सेम होते हैं। टेनेंट का नाम होता है, लैंडलॉर्ड का नाम होता है, रेंट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉक इन। तो ऐसे ही ईसॉप पॉलिसीज बन रही थी मान लो 20 साल 30 साल से। तो क्योंकि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स में है तो रिलायंस में भी होना चाहिए, फ्लिपकार्ट में है तो मीशो में भी होना चाहिए फॉर एग्जांपल। या मेरा कोई एम्प्लॉय कहीं से आया उसने मांगा तो मैंने बना दिया। अब उसमें क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, पर जो पॉलिसी किसी कंपनी एक्स में काम करी वो कंपनी वाई में काम नहीं करेगी क्योंकि सबके बिजनेसेस अलग अलग हैं। तो बहुत सारे गैप्स थे। जनरली एम्प्लॉयर को ये समझना पड़ेगा, ये समझना चाहिए डे 1 पे कि मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया इसलिए मैं बना रहा हूँ तो मैं भी किसी को बोल दूंगा बना दो, वो बना के ले आएगा। और एक होता है ओनर ड्रिवन पर्पस कि एज अ फाउंडर, एज अ एम्प्लॉयर मैं ईसॉप लाना चाहता हूं क्योंकि मेरा रीजन है एक्स वाई जेड। दैट कैन बी लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ माई की एम्प्लॉइज, जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उनको मैं लॉयलिटी बोनस काइंड ऑफ फॉर्म में दूं, या एक मैं मार्केट से टॉप कंपटीशन का बंदा हायर करना चाहता हूं, वो मेरी कंपनी शॉप में ऑफर कर दूं। हाँ, जिससे मैं कर दूं, क्योंकि देखो सैलरी उसको सब जगह मिल जाएगी, बट कौन उसको ओनर बनाने को रेडी है, ये सारी चीजें मिस होती हैं। तो हमें बहुत सारे और चीज देखनी है कि मैं जिस बंदे या जिस एम्प्लॉय को लेके आ रहा हूँ उसकी अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्यों मेरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, और मैं अगर उसको 4 साल रोकता हूँ या 6 साल कल में ले ईसॉप का उसको प्लान दिखा रहा हूँ तो मैं उसको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बताऊं। मैं हर एक प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारे गैप्स हैं। चलो, अभी आप एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो ईशॉप प्लान बनाते टाइम ऐसी कौन कौन से मिस्टेक करते हैं जिनका फ्यूचर में उन्हें लॉस फेस करना पड़ता है? प्लान जैसे बनता है, मैं आपको बता रहा था, रेंट एग्रीमेंट वाला एग्जांपल दे रहा था, तो 80% हर प्लान की लैंग्वेज सेम होती है क्योंकि इट्स अ लीगल लैंग्वेज है ना। वहां पे एक सेक्शन है, एक एक्ट है, उसकी डेफिनेशंस लिखी हैं, उसके एक प्रोविजंस लिखे हुए, बट बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल ईसॉप में होंगे जैसे कि मेरे को कितना बड़ा पूल बनाना है। ईसॉप पूल मैं अगर डिफाइन करूं वो हो गया कि मेरी कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं तो मैं कितने शेयर्स एम्प्लॉय ईसॉप के नाम पे रखना चाहता हूं, तो 5,000, 10,000, 8,000 बेस्ड ऑन। तो वो पूल क्या हो, कई लोग बहुत ओवर पूल बना देते हैं और कई लोग बहुत अंडर साइज बना देते हैं कि आज तो 4 एम्प्लॉय मांग रहे हैं, 4 एम्प्लॉय को 100 दूंगा, 400 का पूल बना दो। कई बार ऐसा होता है स्टार्टअप कंपनीज जो होती है उनको आइडिया नहीं होता, उनके अभी शेयर्स की वैल्यूएशन अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे ही बहुत सारे शेयर्स दे देते हैं और इन फ्यूचर जब उनकी वैल्यूएशन बढ़ती है तो उन्हें शायद लॉस हो सकता है उससे भी। हाँ, उस पे वही मैं कह रहा हूँ, अंडर कमिट ओवर कमिट। अब मैं उस पे आता हूँ, इसका एक रेशनल है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमने एक एल्गोरिथम बनाया है CTC2 ईसॉप। भाई आप किस सैलरी के बंदे को कितना ईसॉप दे रहे हो और आज की वैल्यू पे दे रहे हो, 4 साल बाद की वैल्यू पे दे रहे हो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था चैलेंजेस पे, तो ईसॉप पूल कोई बहुत ज्यादा बना देता है, कोई बहुत कम बना देता है। अब उससे क्या है, 4 ने मांगा था दे दिया, अब 5वां आया, फिर से मैं अपने कंसल्टेंट पे गया, सारा लीगल प्रोसेस दोबारा करा, सेम कॉस्ट दोबारा से लगाई। मतलब जितना था आपने एक वन टाइम चारों को आप दे दिए। अब क्या हुआ, मैंने 4 को दे दिया, अब वो 4 नहीं छोड़ के गए तो 4 खत्म हो गए ना। अब कल को मेरे पास कोई और आता है तो मैं क्या बोलूं उसको कि भाई मैं अगले साल एक और नया पूल लाऊंगा तब आपको दूंगा। बेटर होता कि मैंने 600-700 का पूल बनाया होता। और कई लोगों के ऐसे भी केसेस हैं, अननेम्ड मैं बता रहा हूं आपको, बांटे 1000 लेकिन पूल 50,000 का बना हुआ है।
ओके। एक्सेस डाइल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा कर रखा है, उसकी जरूरत नहीं थी। तो वो 40,000 अभी उन कंपनी के पास ही है? हाँ, कंपनी के पास ही, किसी को बटे भी नहीं है और डाइल्यूटेड भी हो रखे हैं, मतलब डाइल्यूशन फॉर्म में पड़े। तो ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको हमें एब्सोल्यूट टर्म में ना देखते हुए रिलेटिव टर्म में देखना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। जब कंपनी किसी एम्प्लॉय को ई शॉप ऑफर करती है तो उसे जब ग्रांट लेटर मिलता है तो उसे उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी मेंशन होनी चाहिए जो कंपनी मेंशन नहीं करती है, या एम्प्लॉय अवॉइड कर देता है देखना, वो तो बहुत हैप्पी हो जाता मुझे ई शॉप मिल गया। बिल्कुल। तो उस टाइम में क्या मिस्टेक्स होती है? अब मैं इसमें ना थोड़ा टाइम लेके आंसर देता हूँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। बिल्कुल। अब आप ये समझिए, ग्रांट लेटर सबके लिए टेक्निकल हो जाएगा। कंपनी में कभी हम ज्वाइन करते हैं तो पहले ऑफर लेटर लेते हैं ना, कंपनी में जब हमारा इंटरव्यू सक्सेस हो जाता है, हमारा नेगोशिएशन हो जाता है, तो हमें एक ऑफर लेटर मिलता है। राइट। मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द ऑडियंस एंड 90% ऑफ द जनता क्या करती है, सबसे पहले जाती है एनेक्सर पे कि ग्रॉस सैलरी कितनी है, क्या मिलेगा, और नेट इन हैंड क्या आने वाला, और एनुअल सीटीसी क्या हो गया। अभी मुझे 15 लाख मिल रहा था, मैं 30% हाइक पे गया 20 लाख। उसके अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ रहा। मैं 90% बता रहा हूँ केसेस में कोई पहली 2 लाइन नहीं पढ़ता कि हम किस डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं, हमारा नोटिस पीरियड 6 महीने में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अगर कंपनी ऑफर रिवोक कर ले या हम ऑफर एब्सकॉन्ड कर लें तो क्या होगा। वो 3-4 पेज का लेटर होता है, तो उसमें बहुत सारी डिटेल होती है। सेम गोज विद ईसॉप ग्रांट लेटर। ग्रांट कंपनी ने कर दिया क्योंकि बहुतों को पहली बार मिला है या बहुतों को बहुत बड़ी अमाउंट के मिले हैं, तो हम उस फोमो मतलब उसमें हम घुस जाते हैं कि अच्छा ईसॉप मिले, वी आर हैप्पी। मेल आया, मेल पे लिखे थे आपको 1000 ईसॉप मिल गए या 10,000 ईसॉप मिल गए, हमें क्वांटिटी पता है, वैल्यू पता है, वी आर हैप्पी। बट किसी ने ग्रांट लेटर पढ़ा ही नहीं। ना एम्प्लॉय ने पढ़ा, ना एम्प्लॉयर ने समझाया। मैं आपको 100 में से 70 केसेस बता दूंगा 4 साल पहले 5 साल पहले तक क्या हो रहा था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो लोगों को देना है, आपने दे दिया, किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, उनको समझ आया नहीं आया, किसी को मतलब नहीं पता चला, और फिर लोग बोलते थे हम तो ईसॉप ले आए थे, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एम्प्लॉयर की होनी चाहिए। ओके। जब आप शादी का कार्ड किसी को देने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसके घर पे कार्ड रख के आ जाते हैं? नो। आप क्या करोगे, आप शादी का कार्ड बाद में दोगे, पहले उसको बोलोगे कि भाई बेटे की या बेटी की शादी है, फलानी जगह फला जगह रिश्ता हुआ है, ऐसी जगह वेन्यू देख रहे हैं, आपकी भी हेल्प चाहिए, मतलब ऐसे करके एक डिस्कशन एक्सप्लेन करके डायलॉग होता है, राइट। फिर हम बताते हैं कि ये कार्ड है, आपको आना है, और फिर वो आप कार्ड पढ़ता भी है आपके सामने। अब आप किसी के घर जाएं, कार्ड टेबल पे रखें, चाय पिए, घर आ जाएं, अब उसने बोला हाँ शादी है, उसको कुछ नहीं पता उसके अलावा। कई बार क्या तो शादी की डेट निकल जाती है, उनको पता भी नहीं होता क्योंकि कार्ड नहीं पढ़ा। सेम हो रहा है ईसॉप। ग्रैंड लेटर में ये पढ़ा ही नहीं था कि 1000 ईसॉप मिल गए एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय ने ये नहीं पढ़ा कि मुझे 4 साल रुकना पड़ेगा तब मिलेंगे, 1 साल बाद कितना मिलेगा। कई ग्रांट में परफॉर्मेंस भी लिंक होती है कि आपकी अगर रेटिंग 5 एंड अबव है या 4 एंड अबव है, टॉप 2 रेटर्स हो, तभी वेस्ट होगा। ये नहीं पढ़ा, और 3 साल तक मैं मन में ख्याली पुलाव बनाता रहा कि 40 लाख के तो ईसॉप हैं, फ्लैट खरीद लूंगा। यही चलता है ना सबका। अब आपने सर पढ़ा ही नहीं है, ना किसी ने पढ़ाया आपको। ये परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है, और अब बहुत हो रहा है। हमने तो 80% ऑफ द पॉलिसी परफॉर्मेंस बेस्ड ही बनाई है, दोनों के लिए विन विन है। इस पे भी हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। मैं अभी आ रहा था एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो चाहे आप एचआर के थ्रू कराएं, चाहे आप अपनी कंपनी सेक्रेटरियल टीम के थ्रू कराएं। जैसे एक जलसा होता है जब किसी कंपनी में फंडिंग आती है, तो न्यूज छपती है, आप टाउन हॉल करते हो, आप सबको बताते हो कि वी हैव सिक्योर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ फंडिंग। तो आप ईसॉप में भी, अब हम अपने सारे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं, आप ईसॉप टाउन हॉल कराओ और वहां पे अपने ईसॉप होल्डर्स को बुलाओ और बताओ फ्रॉम अ फाउंडर्स वॉइस, फ्रॉम अ कंपनीज वॉइस, कि हम क्यों लाए, किसके कहने पे लाए, हमारा पर्पस क्या था, हमारी इससे अपेक्षाएं क्या है। हम आपके लिए ला रहे हैं भाई 5% बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी कंपनी में। बड़े बड़े स्टार्टअप में अगर आप बात करें, जोमेटो, डिलीवरी और बड़े स्टार्टअप्स में, तो ओनर की इक्विटी एक टाइम के बाद 2-4% रह जाती है जब इतना फंडिंग आ जाता है डिल्यूशन के बाद। तो 5-6% पूल इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, है ना। अगर हम आपको ई-शॉप दे रहे तो बदले में हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट, उनको बताओ, मतलब सेलिब्रेट भी करो बट उनको अवेयर भी करो। हम उसको सीए एनालिसिस बोलते हैं, सेलिब्रेट एंड अवेयर एट सेम टाइम। अब आप एम्प्लॉय को समझाओ कि ये रहा 6 पन्नों का ईसॉप प्लान, इसमें लिखा है कि कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल हैं। आप
बहुत सारे एम्प्लॉयज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बता रहे। हो क्या रहा है एक्चुअली टीम में, मेरी टीम में 6 लोग हैं, 2 को ईसॉप मिला, लंच टेबल पे उन्होंने बोल दिया भाई ईसॉप मिले। अब बाकी 4 को तो फोमो हो गया ना, भाई इसको क्यों मिले, काम तो मैं भी कर रहा हूँ। अब उनको ये नहीं पता कि कंपनी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एम्प्लॉय राइट, ये एम्प्लॉय को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसकी रेटिंग हर बार 5 एंड अबव आ रही है, ये आईसी रोल में, जो भी आपके क्राइटेरिया है। तो कंपनी उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए कि कौन से एम्प्लॉय इसमें एलिजिबल होंगे, कब मिलेगा, अप्रेजल पे मिलेगा, बोनस के टाइम मिलेगा, ज्वाइनिंग के टाइम मिलेगा, नहीं पूरे 12 महीने में इस उम्मीद में बैठा रहो भाई मुझे तो नहीं मिल रहा, बड़ी गंदी कंपनी है, राइट। भाई पता है मुझे कि जब अप्रेजल होगा ना उस समय मिलता है, मुझे पता है अप्रेजल मार्च में तभी मिलेगा, तब तक मैं ज्यादा सोचू ना इस बार, तब मिलेगा। टेन्योर पे कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस पे कितना मिलेगा, क्योंकि भाई आज आप आए हो, आज आप मेरे लिए सुपरस्टार हो, मैंने आपको दे दिया, राइट। आप अगले 4 साल तक सुपरस्टार भी तो रहने चाहिए ना मेरे लिए। बिल्कुल। आप सलमान खान की एक मूवी हिट हो गई तो सब चले गए देखने, उसकी हर मूवी हिट होनी चाहिए तभी आप जाओगे देखने, आपको कंटिन्यू परफॉर्म करना पड़ेगा। यस मैम, वही मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं किसी को लेके आया, अच्छा जो लोग ईसॉप देते रहे ज्वाइनिंग के टाइम, तो इंटरव्यू के बेसिस पे कंपनी ने कितना ही समझ लिया है कैंडिडेट को, एग्जैक्टली समझ लिया, फिक्स सीटीसी दे दी, हाइक दे दिया 30% का, वेरिएबल पे वेरिएबल दे दिया, बोला ईसॉप भी दे देंगे 9 लाख के। अब आप 4 साल रुको, वो आ गया 4 साल रुक गया और कुछ नहीं कर रहा, ना जा रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कुछ मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट ड्यू टू दिस लेटर 4 साल में उसको तो ईसॉप मिलना ही है। भाई क्यों मिलना है? आई एम नॉट अगेंस्ट एम्प्लॉइज बट आई एम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन अपना बांटते न रहे, परफॉर्मेंस से लिंक रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, उसके वैल्यूएशंस ग्रो करेंगे। वो जो ईसॉप मेरे को आज 10 लाख का मिला वो 50 लाख का हो जाएगा। गिव एंड टेक वाली बात होनी चाहिए, अगर हम ईशॉप दे रहे तो आप भी परफॉर्म करो कंपनी के लिए, राइट करो और मिक्स कर दो। अच्छा दूसरा मैम इसमें भी एक फैक्टर है, हर एक एम्प्लॉय सेम परफॉर्म नहीं करता, मतलब लेवल्स होते हैं, मिड मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो कंपनी के परफॉर्मेंस से मैच हो जाता है कि कंपनी का नेक्स्ट 3 ईयर का टारगेट है 3x रेवेन्यू ग्रो करना, तो उनका भी टारगेट हो गया 3x रेवेन्यू ग्रो होगा तो आपको 50 लाख के ईसॉप मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये कंपनी ये क्लियर करती है, पहले करना चाहिए, अब कर रहे हैं। ओके, अब कर रहे हैं, जब पता चल रहा है कि अच्छा हम तो ईसॉप ले आए थे लेकिन लोग तो हमें छोड़ के चले गए, जी फिर हम ईसॉप को गाली दे रहे हैं, मतलब माइंड माय वर्ड्स, बट फिर हम ईसॉप को कोसते हैं कि हम तो ले आए थे जी ईसॉप, कुछ नहीं होता ईसॉप। एम्प्लॉय भी बोलते हैं हमें तो जी मिला था ईसॉप, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही आगे बाहर। तो चीज बहुत बढ़िया है लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, राइट, दोनों के लिए। बिल्कुल। आज हम कितने सारी नई नई टेक्नोलॉजीज पे बात करते हैं, कितनी सारी चीजों पे बात करते हैं, हमें बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती सुनने में क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है ना। जैसे आप आज से 3 साल पहले किसी एआई के बारे में पूछो, बोलेगा हाँ कुछ तो है, हमें नहीं पता। तो आज हर कोई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज कर रहा है, बच्चे को पता, हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व, या वो एआई की वजह से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जी। अब मेरे को अगर आता ही नहीं तो मैं तो उसको बोलूंगा क्या है, बेकार चीज है, हम तो गूगल करेंगे। सेम है ईसॉप में। तो ईसॉप में अच्छे और बुरे दोनों एग्जांपल है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सास और बहू दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना घर को अच्छे से चलाना, तो सेम इज विद ईसॉप। भाई आप बहुत अच्छा पॉलिसी ले आए बट एम्प्लॉय को तो पता ही नहीं है ना, और एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, बहुत परफॉर्म कर रहा है, लॉयल है, 15 साल से कहीं गया भी नहीं है, आप ही के साथ है जी, और वो बस हर साल 10% इंक्रीमेंट के लिए वेट कर रहे हैं 12-12 महीने। बिल्कुल, तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। ओके, तो ईशॉप को अगर हम बोले तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है, राइट। तो इसमें एम्प्लॉय स्टॉक होल्डर तो नहीं हुए, शेयर होल्डर तो नहीं हुए, तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करें। इसकी डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो पहली बात तो है कि एम्प्लॉय को ही मिलेगा, आप मेरे एम्प्लॉय हो तो ही मिला, किसी एडवाइजर को नहीं दिया, कंसल्टेंट को नहीं दे सकता, एम्प्लॉय को ही दूंगा। अब स्टॉक ऑप्शन मतलब क्या है, जैसे मैं होंडा सिटी वाला एग्जांपल आपको दे रहा था, आपने आज ऑप्शन दी है, आपके नाम पे आरसी ट्रांसफर नहीं करी है मैंने, मैंने बोला ये 1000 ईसॉप है, मतलब ये कल को डेट में 1000 शेयर्स बन जाएंगे, आज नहीं, राइट। अब ये 1000 स्टॉक ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और ईसॉप हमेशा राइट ऑफ एन एम्प्लॉय होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता, उसकी मर्जी वो एक्सेप्ट करे ना करे। तो आज वो स्टॉक ऑप्शन है, कल को वो जब टेन्योर पूरा कर लेगा या परफॉर्मेंस मीट हो जाएगी, फिर कंपनी उसको इनवाइट करेगी, आओ इसको एक्सरसाइज करें, मतलब ये आरसी आपके नाम पे ट्रांसफर करें, तो उस दिन आप वो देते हो 20 रुपए या 30 रुपए पर शेयर। तो 4 साल बाद जब आप 1000 रुपए का शेयर 20 रुपए दे के ले रहे हो ना, उस दिन वो बनता है एक्चुअल इक्विटी शेयर, उस दिन आप स्टॉक होल्डर हो जाते हो, शेयर होल्डर हो जाते हो।
तो फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर आप सिर्फ ESOP होल्डर हो, ठीक है। जिस दिन आपने एक्सरसाइज करा, कंपनी ने आपको इनवाइट करा, सबको शेयर होल्डर बनाया, उस दिन आप एक्चुअल शेयर होल्डर हो गए। जो राइट ओनर हो गए, हाँ, जो राइट एंड लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनर्स की हैं वही आपकी, क्योंकि शेयर होल्डर की तो डेफिनेशन सेम है ना। उसके बाद आप उसे कैश में कन्वर्ट चाहो तो कर सकते हो। हाँ हाँ, इस पे भी दो इश्यूज नहीं कहूंगा, 2 एरिया हैं। कैश में कन्वर्ट होता है, लिक्विडिटी कब प्रोवाइड हो रही है। तो अगर हमारी कंपनी लिस्टेड है, मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में आ रखी है, IPO ओपनली ट्रेड होते हैं, तो मेरे नाम पे डीमैट में शेयर्स आ गए। अब मैं जिस दिन चाहूं अच्छे रेट पे जाके अपने HDFC ग्रो जो भी मैं ऐप यूज करता हूं वहां पे जाके सेल कर दूं। लेकिन 80% केसेस क्या है, अनलिस्टेड, मतलब स्टार्टअप्स हैं जो अभी IPO नहीं आया है, तो वहां पे इतनी फास्ट और फ्री लिक्विडिटी नहीं है। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को ये भी करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि लिक्विडिटी कब और कैसे आए। जो लिस्टेड नहीं है वो तो फंडिंग राउंड का वेट कर सकते हैं, फंडिंग राउंड का वेट करते हैं जनरली, वो भी लेट स्टेज, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी राउंड ऑफ फंडिंग होंगे तो ESOP बिकेगा, या तो हम जब IPO लाएंगे तो ESOP बिकेगा, या कभी कंपनी अच्छी कैश पोजीशन में आ गई तो हम खुद बाय बैक कर लेंगे, हम बाय बैक कर लेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। और मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड किसी एक का बिक गया बाकी सबके नहीं बिके। ओके, तो कंपनी जब ESOP देती है अपने एम्प्लॉय को, फिर उससे बायबैक करती है, तो उससे कंपनी को क्या बेनिफिट्स होते हैं? कंपनी का बेनिफिट देखो, कंपनी का क्या है, कैश तो जाएगा कंपनी से, राइट। एम्प्लॉय का बेनिफिट है उसको कैश मिलेगा, कंपनी की ओनरशिप बढ़ जाती है वापस से। देखो मैं आज अपनी एक कंपनी का 100% का ओनर था, मैंने 5% का ESOP बनाया और 100 लोगों में बांट दिया। 100 लोगों को भी ओनरशिप की फीलिंग आ गई, उनको भी दिख गया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। राइट। आज मेरे को लिक्विडिटी देना ज्यादा सस्ता लग रहा था या ज्यादा इजी लग रहा था और उनको भी ओनर बनाना था, तो मैंने बायबैक कर लिया। हाँ, अब 5 साल बाद कंपनी भी अच्छी बन गई है, आपको भी धन चाहिए, तो मैंने क्या करा, 1-1 करोड़ रुपए 5 में बांट दिया, 5 करोड़, और वापस अपनी ओनरशिप 100% कर ली। क्योंकि जिस दिन मेरी ओनरशिप 100% थी 5 साल पहले, उस दिन कंपनी की वैल्यू थी 1000 करोड़, तो मैं 1000 करोड़ में 100% का मालिक था जी। अब मैं हूं तो 95% का मालिक, लेकिन 5000 करोड़ की कंपनी का हूं। Right. इस पे हमें बहुत ध्यान से, देखो मैं आपको बताता हूँ, हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं ना अर्ली स्टेज फाउंडर्स के साथ, उनका एक बड़ा वो रहता है मन में कि जी हम 100% ओनर है, या आप अगर फैमिली बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करो, बोलेंगे नहीं जी धंधा तो हमारे बीच ही रहेगा। ऐसा नहीं, आप सोचो मैंने आपको दिया कि मैम हम एक पिज्जा मंगा रहे हैं जी, स्मॉल साइज, मीडियम, रेगुलर, लार्ज वाला, ठीक है। आप बोलो नहीं जी पिज्जा के सारे स्लाइसेस मेरे ही होंगे, तो हमने बोला ठीक है स्मॉल पिज्जा के सारे स्लाइसेस आपके हैं। अब आपके माइंड में कि सारे स्लाइसेस मेरे हैं पिज्जा के, वो भले ही स्मॉल पिज्जा था, मेरे को दूसरे ने कन्विंस करा कि भाई लार्ज पिज्जा आ रहा है, 16 स्लाइसेस होते हैं, उसमें से 8 स्लाइसेस तेरे। मैंने बोला हाँ ठीक है, आधे मेरे आधे तेरे। तो इस माइंडसेट को समझना होगा कि भाई मैं एक 100 रुपए की कंपनी का 100% ओनर हूँ, या मैं 1 लाख रुपए की कंपनी का 50% ओनर हूँ, तो मेरी नेट वेल्थ कैसे बढ़ रही है, एग्जैक्टली ये अवेयरनेस करता है। तो ये मैं ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ, भाई कभी इस तरह के डिस्कशन होते हैं तो ये सोचो कि हम क्या वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं और अपने लिए बना रहे हैं। जी जी जी। बहुत सारी कंपनीज है, सॉरी एक टाइम और लेता हूँ, जिसमें ओनर 100% है, फैमिली बिजनेस चल रहा है 50-60 सालों से, कंपनी आज 300-400 करोड़ की है। अब वो फैमिली बिजनेस इनहेरिट हो रहा है, नई जनरेशन आ रही है, टेक ओवर कर रही है पेरेंट्स से बिजनेस, अब उन लोगों को समझ आ रहा है ESOP की वैल्यू, तो वो अपने फादर्स को कन्विंस करने में 2 साल लगा दे रहे हैं। फादर इज लाइक नो वी आर 100% ओनर्स। जी जी। वो अपने बेटे अपने पापा को समझा रहे, सर हम 100% ओनर है पापा, लेकिन 500 करोड़ की कंपनी में, अगर ये कंपनी 3000 करोड़ की बन गई और हम 80% ओनर भी रहे तो हमारे 500-2400 हो जाएंगे। exactly. और 600 में इनमें बांट देंगे जिन्होंने 500 बनाई है आके। बिल्कुल, लेकिन होता क्या ना, पहले के लोग ओनरशिप देने को एग्री नहीं होते हैं। हाँ, वो चेंज आने में टाइम लगता है, अब हम ओवरनाइट नहीं कर सकते, हम खुद 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, इंडस्ट्री 10 साल में ग्रो हुई है काफी, तो टाइम लगेगा, लेकिन अब बहुत हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इस तरह के पॉडकास्ट हो रहे हैं, इस तरह के गूगल करो तो बहुत कुछ मिल जाता है ESOP के बारे में, वीडियोस आ रही है, पहले नहीं आती थी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, मैं 3-4 साल मेरे को हो गए थे, 2019 में या 18 मैंने पहली बार ESOP सुना, बीइंग इन फाइनेंस। अब मैंने जब सुना तो हमारे को भी बहुत सारे डाउट्स थे, हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे पूछने। एग्जैक्टली, होता क्या है, इस टाइप की चीजें। हाँ, और हमें खुद नहीं पता था भाई, हमने पढ़ाई में तो पढ़ा है पेपर देने के लिए, बट वहां पे डेफिनेशंस पढ़ा दी, फॉर्मूले समझा दी, एग्जाम दे दिया, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट, रियल लाइफ में तो हुआ नहीं। अब फिर हम पढ़ रहे हैं तो गूगल पे भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, और जब से स्टार्टअप्स इतने आ रहे तब से ESOP का भी दौर बहुत तेजी से
मैं बोलूंगा स्पेशली अगर हम किसी एक को क्रेडिट दें तो फ्लिपकार्ट टाइम से बहुत ही सब हुआ है। हम इस पे बात करेंगे। फ्लिपकार्ट जो मेरी नॉलेज में, भले ही बहुत सारे और हो, लेकिन फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट स्टार्टअप जहां से स्टार्टअप का बूम शुरू हुआ, लोगों को समझ आने लगा एंटरप्रेन्योरशिप, फाउंडर, फंडिंग एंड ईसॉप। ओके, तो उसने बहुत हेल्प करी है इंडस्ट्री बनाने। जी, तो हम लोग स्टॉक होल्डर की बात कर रहे थे कि जब कंपनी का आप एक्सरसाइज करने के लिए आपको ऑफर करती है तो आप प्रॉपर शेयर के ओनर हो जाते हो। तो उसके बाद एम्प्लॉय का क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब आप शेयर होल्डर हो गए? तो मैं और एक स्टेप पीछे जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ जब कंपनी ने अवेयर करा दिया, आपको मिल गया ना, वहीं से हमें सोचना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिलीवरी का, विदाउट नेमिंग द एम्प्लॉयज। डिलीवरी में एक एम्प्लॉय के पास है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ के ईसॉप और एक एम्प्लॉय के पास है 70 लाख के ईसॉप। जी। अब उन्होंने क्योंकि टाइमली प्लान करा, सोचा समझा, पढ़ा, जानकारी ली, अपने आप को अवेयर करा, तो जिसके 1 करोड़ के ईसॉप थे, लिक्विडिटी में उसको सिर्फ मिले 55-60 लाख रुपए। उसने इतना अमाउंट टैक्सेस में लॉस कर दिया। वर्सेस जिसके पास 80 लाख के थे उसको भी 60-62-65 लाख मिल गया। तो उसका टेक होम या परसेंटेज ज्यादा हो गया क्योंकि ही वाज मोर अवेयर। उसने सही टाइम पे सही जानकारियां ले ली। तो एम्प्लॉय को समझना चाहिए कि मेरे पास क्या वैल्यू है, राइट, और मैं कब क्या करूं। तो जब मेरे पहली बात तो हम इस पे आते हैं कि मैं अब शेयर होल्डर बन गया, तो अब मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, कैप टेबल पे हूँ। जिस दिन लिक्विडिटी का ऑफर आएगा या मुझे लगेगा ये सही प्राइस है तो मैं यस बोल दूंगा और बेच दूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है। तो शेयर होल्डर बनने के तुरंत बाद जरूरी नहीं है कि आपके पास कैश आ जाए। नहीं आएगा ना, जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी कैश नहीं आएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ। आपने एक फ्लैट बुक करा, राइट, अब बिल्डर ने फ्लैट लॉन्च करा, आपने कुछ टोकन मनी देके अपनी इंटेंशन दिखाई कि हमें यहाँ फ्लैट लेना है, तो आप फ्लैट के मालिक तो नहीं हुए। तो ये है ईसॉप देना कि आपने फ्लैट में इंटरेस्ट दिखाया, बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया, आपने कुछ टोकन मनी दिए। अब 2 साल 4 साल 5 साल जब वो प्रोजेक्ट बन के पूरा होगा, ओसीसीसी आएगा उस दिन। अब आप फ्लैट में घुसते हैं जब आप रजिस्ट्री कराते हैं। जी, रजिस्ट्री कराना है कि आपने ईसॉप को शेयर बना लिया, अब आप शेयर होल्डर बन गए। जी, अब आप फ्लैट लेते हैं कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, बेचने के लिए। अब जिस दिन रजिस्ट्री हुई उसी दिन तो पैसे नहीं मिलते। अब आप राइट बायर देखते हैं, राइट टाइम देखते हैं, या जब आपको जरूरत है आप तब सोचते हैं अच्छा वो वाला फ्लैट हमने 35 लाख में लिया था, आज 75 का हो गया, बेच देते हैं। राइट, बायर भी है, सब कुछ करेक्ट टाइम आप देखते बिल्कुल हो, हाँ, आपको सेम ईसॉप होल्डर कर रहा है। पहले ईसॉप मिला ज्वाइनिंग पे या बोनस पे, अब मैं बस अपनी सैलरी देखता हूँ, बोनस देखता हूँ, देखता हूँ हाँ 20-30 लाख के ईसॉप भी तो है। अब एक टाइम आएगा भविष्य में जिस दिन एक्सरसाइज होंगे और मैं उसको शेयर बना लूंगा। एक्चुअल में वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं देखूंगा कब मेरे पास ऑफर आता है बेचने का या कब मुझे जरूरत है बेचने की। दोनों मैच करने चाहिए। मैं आज बेचना चाहता हूँ लेकिन कंपनी तो नहीं बिकवा पा रही है ड्यू टू एक्स वाई, अभी मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहे इससे। हाँ, नहीं हो रहे, मैंने टैक्स इतना दे दिया, उतना गेन नहीं है। तो एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कि कब एक्सरसाइज करें, कितने कम प्राइस पे एक्सरसाइज कर लोगे तो ज्यादा टेक होम बना लोगे, नहीं तो टैक्सेस ही दे दोगे 30-35%। तो आप जैसे ही शेयर होल्डर बन जाते हो वैसे ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। हाँ हाँ, अब ईसॉप में एक मार्केट में कंफ्यूजन चलता है कि डबल टैक्सेशन या टैक्स ही देते रहते हैं, पैसा तो मिला नहीं, टैक्स चला गया, क्यों लें। हाँ, इसे थोड़ा क्लियर करें। हाँ, क्या है, जब मेरे को ईसॉप कमिट हुआ या ग्रांट हुआ वहां पे कोई टैक्स नहीं लगता, ना कंपनी को ना एम्प्लॉय को। अच्छा, कंपनी को तो खैर कभी भी नहीं लगेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका रीजन भी दे देता हूँ, तो एम्प्लॉय को ये समझ आ जाए कि हाँ ये वैलिड पॉइंट है और ऐसे ऐसे लगना भी चाहिए। ठीक है, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस और राइट काइंड ऑफ अवेयरनेस, लॉजिकली अगर आप किसी को अवेयर करेंगे ना तो दे विल अंडरस्टैंड मच बेटर। अब मैं कहता हूँ कंपनी ने आपको 1000 रुपए की चीज जो थी बोला कि 20 रुपए में ले लो, ऑफर करा, अभी आपने ली नहीं है, तो आपके माइंड में 1000 रुपए की वैल्यू जनरेट हो रही है और गेन आपको लग रहा है हाँ 980 रुपए का तो आज ही फायदा है, बट हुआ तो नहीं है ना, आपने लिया है वो शेयर, तो कोई टैक्स नहीं है। जिस दिन मैं एक्सरसाइज करूंगा, मतलब मैं ईसॉप को शेयर बनाता हूँ, उस दिन एक्चुअली में वो शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो, आप शेयर के ओनर हो। हाँ, तो आज आप 1000 रुपए के शेयर के ओनर हो गए जिसके लिए आपने दिए सिर्फ 20 रुपए। तो गवर्नमेंट या इनकम टैक्स क्या बोलेगा जी, 980 का गेन तो हो गया ना आपको। आपने बेचा नहीं है लेकिन आपने एक फ्लैट खरीद लिया, 50 लाख का पेमेंट करी 5 ही लाख रुपए, तो 45 लाख तो गेन है ना। सेम ईसॉप में 1000 रुपए का शेयर 20 में ले लिया, 980 रुपए का बोल रहा गेन है, इस पे मुझे आप टैक्स दे दो। कितने %? हाँ, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब एम्प्लॉय बोलेगा कितने %, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई क्यों है तेरे को ये गेन,
वो बोलेगा कि मैं फला फला कंपनी में था, मैं फ्लिपकार्ट में था, मीशो में था, जिसमें भी था, इसने मुझे दिया है भाई 20 रुपए लेके 1000 का शेयर से कुछ लगा नहीं। हाँ, तो कह रहा है कंपनी ने दिया है ना, तो कंपनी जिस रेट पे तुम्हारा टैक्स काट रही है ना, उसी रेट पे टैक्स दे दो। तो ये टैक्सेबल होता है सैलरी इनकम पे। तो ये जो 980 की इनकम है, ये आपकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगी, और जो आपका टीडीएस ऑन सैलरी कट रहा है 30%, 20%, जिस भी ब्रैकेट में आप आते हो, इसी ब्रैकेट में गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स जमा कर दो। 980 रुपए पे 30 या 20% टैक्स लग जाएगा, जो भी आपकी इनकम टैक्स की ब्रैकेट। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, नहीं है, मतलब कंपनी जिस रेट पे आपका टैक्स काट रही है, जैसे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, क्या है, उस पे कंपनी जिस भी रेट पे टैक्स काट रही है आपका टीडीएस ऑन सैलरी, उसी टीडीएस ऑन सैलरी के रेट पे आप 980 पे टैक्स कंपनी ही काटेगी। आपको जमा नहीं करना, कंपनी आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेगी, और अगर सैलरी कम है तो आपसे ले लेगी, ठीक है, और कंपनी जमा करा देगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई तूने 980 का नोशनल गेन कर लिया है, आज फ्लैट आपके नाम पे हो गया, आप बोल रहे हो मैंने बेचा तो नहीं है, पर फ्लैट के मालिक तो हो गए हो आप। और कितने का है फ्लैट आज? 50 लाख का, आपने कितने दिए? 5 लाख। तो गवर्नमेंट बोले भाई 45 लाख का आप गेन कर चुके हो, हमें मत ठगाओ, तो 45 लाख में टीडीएस ऑन सैलरी दे दो। ओके, तो सपोज दैट अभी वो 1000 की वैल्यूएशन के शेयर्स उसके पास है, और अभी उसने उस पर टैक्स भी पे कर दिया, इन फ्यूचर जब उसे वो सेल करने जा रहा है तब उसकी वैल्यूएशन 1500 की हो गई, तो इसमें कैपिटल गेन जो हो रहा है उस पर दोबारा से फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत स्मार्टली हम प्ले करते हैं इस वर्ड को, दोबारा तो है पर डबल नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था वहां पे कि 1000 रुपए की वैल्यू आपने ले ली है ना, तो 980 पे टैक्स ले लिया। अब जब मैंने उसको 1500 में बेचा, तो मैं कैपिटल गेन मुझे कितने का हुआ है? 1500 माइनस 1000, ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपने वो ईसॉप को शेयर बना लिया था उस दिन वो आपकी एसेट बनी थी, राइट। तो एसेट बनी थी आपकी 1000 रुपए की वैल्यू। गवर्नमेंट बोलती है हम इसकी कॉस्ट 1000 रुपए समझेंगे, क्यों? क्योंकि 1000 रुपए तक तो आप टैक्स दे चुके थे ना मुझे जी। अब मैं 1000 और 1500 के गैप को आपका गेन मानूंगा, मैं आपसे डबल नहीं ले रहा हूं, दोबारा ले रहा हूं। 1500 माइनस 1000, 500 रुपए पे मैं आपसे ले रहा हूं कैपिटल गेन टैक्स। अब वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो उस पे 12% या 30% डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये डबल नहीं हुआ, आपकी कैपिटल गेन जो एक्स्ट्रा 500 हुआ उस पे आपको फिर से पे करना पड़ेगा, फिर से पे करना। अब मैं फ्लैट वाले एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ। आपने फ्लैट के पैसे दिए थे 5 लाख, और जिस दिन रजिस्ट्री कराई थी उस दिन वो 50 लाख का था, तो 45 लाख पे गवर्नमेंट ने आपसे टीडीएस ऑन सैलरी कटवा लिया आपके सैलरी रेट पे, वहां तक आप दे चुके। अब आपने 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब भी बेचा वो फ्लैट 80 लाख में बेचा, तो गवर्नमेंट कह रही 80 लाख माइनस 50 लाख, ये 30 लाख को मैं कैपिटल गेन बोल रहा हूँ, इस पे टैक्स दे दो, और वो वैलिड है, उसका लॉजिकल रीजन है। अब एम्प्लॉय को ये प्लान करना है कि जो ज्यादा टैक्स रेट लग रहा है वो कहां लग रहा था? एक्सरसाइज पे, वो कितना मैं रिड्यूस कर पाऊं, और जो सबसे कम टैक्स रेट लग रहा है 12% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, उसमें 1 लाख का एग्जेम्पशन भी मिलता है। तो वो उसको प्लान करना है कि ये मैं कैसे बढ़ा पाऊं, मतलब मेरा जो परक्यूसिट इनकम था वो कितना कम पे मैं दूं, और जो कैपिटल गेन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इससे कैसे प्लान किया जा सकता है? इसको बहुत प्लान ऐसे करें कि इसी एग्जांपल पे रहते हैं ताकि ऑडियंस को जल्दी अच्छे से समझ आए। 1000 रुपए पे आपने एक्सरसाइज करा था, शेयर अपने नाम बनाया था, बट वो 1000 रुपए सीधा नहीं हो गया होगा, किसी दिन वो 400 रुपए भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, 1000 के बाद भी कभी 1500 भी हुआ होगा। तो जैसे ही आपकी वेस्टिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्टार्ट कर दिया, अब जैसे ही वेस्टिंग हुई और मुझे लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगा या मेरी कंपनी अच्छी, मेरी कंपनी ग्रो करेगी, मुझे लॉन्ग टर्म रखना है, इमीडिएटली एक्सरसाइज करो ना। आपको 20 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस है वो तो फिक्स है, आज 400 रुपए एफएमवी था, तो मैं आज तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं 4 साल वेट कर रहा हूं, तो जब 1000 का एफएमवी हुआ मैंने तब एक्सरसाइज करा, तो मैं 1000 माइनस 20 980 पे टैक्स दे रहा हूं, हाईएस्ट स्लैब पे 30% पे, जबकि मैं 500 जिस दिन एफएमवी था 500 माइनस 20 480 पे भी तो दे सकता था 30%। तो जो बड़ा टैक्स ब्रैकेट है उसको मैं जल्दी से जल्दी कम एफएमवी पे एक्सरसाइज करते चलो। ऑर्गेनाइजेशन ने अब ये स्टार्ट कर दिया है, वो हर वेस्टिंग पे एम्प्लॉय को इन्वाइट करें, एक्सरसाइज करवाएं, आपको शेयर होल्डर बना दे। जितने कम एफएमवी पे आपने एक्सरसाइज कर लिया तो हाईएस्ट जो 33-34% हो जाता है जनरली, और जिन लोगों को सरचार्ज भी लग रहा था वहां तो 38-39% तक पहुंच जाता है। तो भाई जो मेरे को 34% टैक्स देना है वो मैं कम डेल्टा पे दूं, और जो मुझे 10% टैक्स देना है वो मैं ज्यादा डेल्टा पे दूं। अब इसी एग्जांपल में जब आपने 1500 का बेचा तो 500 रुपए पे अगर मैं एक्सरसाइज कर लेता तो 480 पे देता 30% जी, और 1000 रुपए 1500 माइनस 500 1000 रुपए पे देता 10%। तो मोटा मोटा आइडिया लगा लो, 480 इंटू 30% हो गया आपका लगभग 150 रुपए,
प्लस 100 रुपए और 250 रुपए दिया। बट पुराने एग्जाम्पल में जिस बंदे ने या जिस एम्प्लॉय ने 1000 रुपए पे एक्सरसाइज करा था, उसने 980 पे दिया 30%, तो 270 रुपए, और 500 पे दिया 10% 50 रुपए, तो 320 रुपए दे रहे हैं। तो हो गया ना डबल का फर्क, 150 और 320। अब ये बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है। अब वो बंदे समझे जिनके पास 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक के शॉप्स है, और लोगों के पास तो 50-50 करोड़ के शॉप भी एग्जैक्टली है। हाँ है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। अगर आप पूछें तो फ्लिपकार्ट, स्विगी, पेटीएम, रेजर पे, यहाँ पे ऑन एन एवरेज स्विगी का जब अभी आईपीओ आया था 2024 में, तो स्विगी में लगभग 500 लोग करोड़पति बने थे, जिसमें ईसॉप पे आउट हुआ था लगभग 5-1 हजार करोड़ रुपए का। तो मोटा मोटा सबने 8-8.5 करोड़ रुपए ऑन एन एवरेज वहां पे बनाए एक इंसान ने। 8 into 500 मतलब मोटा मोटा ये मैथमेटिक्स आया था। और उस समय बहुत हवा हुई थी। तो जब ऐसी न्यूज मार्केट में आती है ना, तो सारे ईसॉप होल्डर खुश हो जाते हैं। लेकिन जब गलत न्यूज आती है या कहीं हम गलत तरीके के मैसेज सुनते हैं, तो सब लोग बोलते हैं यार ये तो पेपर है, वेस्ट है, पेपर है, बेकार है, इसका कुछ पेपर ही बोलते हैं। आज भी मैं ओनर्स भी बहुत पेपर ही बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयज भी बहुत लोग पेपर ही बोल रहे हैं। पर जिनके पास नहीं उनको चाहिए, जिनके पास है वो पेपर बोल रहे हैं। तो ये जो गैप है ना, बीच की दुविधा, ये सबको मिलके, जो मैं सास बहू वाला एग्जांपल बोल रहा था, ये एम्प्लॉयर बहुत सारा गैप्स है। और आपसे बात करने के दौरान मुझे फील हो रहा कितनी अवेयरनेस की जरूरत है जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, और मैं कह रहा हूँ बहुत सारी अवेयरनेस लेके भी फायदा नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पे, मैं एक्सपीरियंस अपने उससे बोल रहा हूँ, आप किसी भी टॉपिक पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके भी क्या करेंगे? आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए जो आपके काम की है ना। कोई भी अच्छा सा आप आर्टिकल पढ़ लें, कोई भी अच्छा सा आप ब्लॉग देख लें, या कोई भी अच्छा सा आप वीडियो देख लें ऑन ईसॉप्स, तो आपको अपने से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। और आजकल बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी सबमिट करिए, वो आपके लिए कस्टमाइज आपका आंसर दे देते हैं। गूगल पे करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो ईशॉप की अकाउंटिंग कैसे होती है? हाँ, ये टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। अब तो ईसॉप की अकाउंटिंग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईसॉप एक खर्चा है। अब लोग बोलेंगे नहीं ये तो इक्विटी है, तो वो तो खर्चा नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि आपने जब 1000 रुपए का चीज किसी एम्प्लॉय को 20 रुपए में दे दी, 1000 रुपए का शेयर था, जिस दिन दिया उस दिन 1000 रुपए का था मान लो, और 20 ही रुपए ले रहा हूँ, तो वो 980 रुपए का जो आप फायदा एम्प्लॉय को दे रहे हो, किसी का फायदा है तो किसी का तो नुकसान होगा। मतलब किसी की अगर आय है, इनकम है, तो किसी का तो एक्सपेंस होगा ना। यूनिवर्सल लॉ है। तो ये एक्सपेंस किसका है? ये कंपनी का है। अगर उसने 1000 रुपए की इक्विटी नहीं दी होती तो उसकी बैलेंस शीट 1000 रुपए से ज्यादा स्ट्रांग होती। एग्जैक्टली। अब वो कैपिटल में कोई समझ ले या पीएनएल में समझ ले, तो वो बोल रहा है, इसमें आता है हमारा इंडिया से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो बहुत लॉजिकली बोलते हैं कि भाई आपने 1000 रुपए की चीज किसी को 20 में दे दी, बहुत अच्छा काम करा। और अब आपका 980 रुपए तो हिट आ रहा है, चाहे कैपिटल पे आ रहा है, बैलेंस शीट पे आ रहा है, कहीं आ रहा है। exactly. तो इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है? तो वो वैल्यू निकलवाओ। तो वो बोलते आओ, अब इकोनॉमी और इकोसिस्टम बनाना है, तो बोलते हैं वैल्यूअर को बुलाओ। इसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, मर्चेंट बैंकर होते हैं, सेबी अपॉइंटेड रजिस्टर्ड वैल्यूअर अलग अलग से। बोलते हैं उस वैल्यूअर से बोलो, वो वैल्यूअर बताएगा कि इसकी क्या कॉस्ट तुम्हें एक्चुअल पड़ी है। तो वैल्यूअर के अपने फॉर्मूले हैं, अपने मेथड्स हैं, बता रखे हैं, गाइडलाइंस हैं। एक्चुअल पड़ी है 980 की। 980 की। इसका मतलब ये कि आपने भाई 1000 रुपए की चीज 20 में दी, बट 4 साल के लिए भी तो दी, तो आपका रिटेंशन बढ़ रहा है, तो उसका भी कुछ आपको फायदा हो रहा है। उससे आप एम्प्लॉय से बेनिफिट भी ले रहे हो। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है। रिटेंशन के लिए 12% का वो चल रहा है इंटरेस्ट रेट। एम्प्लॉय 4 साल के लिए आपने दिए, बट ऑन एन एवरेज आपकी कंपनी की हिस्ट्री रहेगी 2.5 साल, तो एम्प्लॉय रुकता ही रुकता है। तो 2.5 साल का आपने रिटेंशन ले लिया इसी 980 में। तो ऐसे ऐसे करके वो एक कॉस्ट बोलेगा कि ठीक है 920 रुपए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं बस, कि पहली वेस्टिंग या पहले ईसॉप की कॉस्ट 920 है, दूसरे की 930 है, तीसरे की 940 है। अब ये आपका कॉस्ट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग बोलती है अब इस कॉस्ट को आपने 4 साल के लिए दिया ना एम्प्लॉय को ईसॉप, तो हम मान रहे 4 ही साल की कॉस्ट है, तो इसको 4 साल में बांट दो। 980 को 4 साल में बांट। हाँ, पहले इक्वली बांट देते थे जब इंडेस वगैरह नहीं आए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड में टोटल कॉस्ट निकालते थे कि 1000 ईसॉप दिए आपको, 980 कॉस्ट आ रही है, तो 9,80,000 मेरा इक्वली बच जाता था 4 ईयर में। लेकिन जब से इंडेस आया है, उसको एक बोलते हैं ग्रेडेड वेस्टिंग मेथड। सारे स्टार्टअप्स अभी तो वही अप्लाई करते हैं रिपोर्ट्स ईसॉप एक्सपेंस बुक करने के लिए, लाइक 40, 30, 20, 10। हाँ, ऐसा बन जाता है। उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। उसको इंडेस 102 में डिफाइन करा गया। टेक्निकली उसका नाम देते हैं ग्रेडेड वेस्टिंग मेथड, और इंडिया में फ्रंट लोडेड मेथड बोलते हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो क्या बोल रहा है, इक्वली मत बांटो।
जो पहली वेस्टिंग हुई 365 दिन में, उसकी एक कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट 365 दिन की है, उसको पहले साल ले लो। फिर दूसरी वेस्टिंग हुई, वो 2 साल में हुई, तो वो 730 दिन की कॉस्ट है। उस कॉस्ट को 2 साल में डिवाइड कर दो, 365 दिन यहाँ, 365 दिन अगले साल। जो तीसरी वेस्टिंग हुई वो आपकी हुई 1030 दिन की, उसको भाई 300 हर साल इक्वली बांटो, तो 365 यहाँ, 365 वहां, 365। तो जब आप इसको एक्सेल में देखते हैं, फ्रेमवर्क में देखते हैं, तो आप देखो जो पहला साल है उसमें हर साल की कॉस्ट गिर गई, दूसरे साल में दूसरे, तीसरे, चौथे की गिर गई, तीसरे में तीसरे और चौथे की, चौथे में सिर्फ अपनी। तो इसको बोलते हैं फ्रंट लोडेड मेथड। फ्रंट में सबसे ज्यादा लोड आ गया, फिर कम हो गया। तो इसलिए आपका जो एग्जांपल है 40 30 20 10 ऐसे भी हो जाता है वो। और है तो ऑर्गेनाइजेशन ईसॉप एक्सपेंस बुक करती है पीएनएल अकाउंट में, उसकी उनको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन भी मिलती है, और पीएनएल में वो एक्सपेंस की तरह आता है। इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, जैसे डेप्रिसिएशन होता है ऐसे ही, बट वो बेस्ड ऑन आपके करंट क्या है, वैल्यूएशंस क्या है। फिर उसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं कि एम्प्लॉय जब 2 साल में छोड़ के चला गया तो उसकी कॉस्ट रिवर्स हो जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जिसके लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेट कर देगी, इतनी लोड नहीं लेनी है। तो एम्प्लॉय अगर 2 इयर्स में अगर जॉब छोड़ के चल जाता है, तो उसकी वेस्टिंग पीरियड में जितने उसके शेयर्स रहेंगे उतने ही उसे मिलेंगे, या बाद वाले भी वो ले सकते हैं? नहीं, बाद वाले नहीं। बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लॉजिक पे चल रही है कि मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया है ना, तुम मेरे एम्प्लॉय किस दिन तक हो, 4 साल तक हो तो सब तुम्हारा, 2 साल में चले गए तो 2 साल तक तुम मेरे एम्प्लॉय थे, तो 2 साल तक जितनी वेस्टिंग हो गई वो तुम्हारा, उसके बाद तो तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, तो मैं क्यों दूं तुम्हें? तो मैं वो जो अनवेस्टेड ऑप्शन है, जो 2 साल बाद होना था, वाली बात खत्म, कैंसिल हो, शॉप वाली बात भी खत्म। हाँ, जो बचे जो अनवेस्टेड है वो कैंसिल होके कंपनी के पास वापस आ जाते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे 2 इयर्स की उसे वेस्टिंग पीरियड में जो भी शेयर्स मिले उसे कंपनी ने दे दिया, उसके बाद उसे एक्सरसाइज कराने के लिए कुछ टाइम पीरियड भी कंपनी उसे देती है। तो क्या इसमें भी कंपनी कुछ हिडन रखती है अपने एम्प्लॉइज से, कि कई बार उस पर प्रेशर होता है कि तुम विद इन 3 मंथ्स से या विद इन 6 मंथ्स से इसे एक्सरसाइज करवाओ? बहुत सही, और होता है, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। मैं बात करो एल्यूमनाई की जो छोड़ के जा रहा है, भाई कंपनी ने इतना खर्चा करा, इतनी पॉलिसी बनाई, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी हम बातें कर रहे हैं, है ना, इतनी अवेयरनेस कराई, आप मेरे एम्प्लॉय थे, जब तक आप मेरे एम्प्लॉय हैं सब आपका है, और अगर आप मेरे एक्टिव एम्प्लॉय हैं तो जब मन करे तब एक्सरसाइज करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस दिन आपकी मन हो। लेकिन आज आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, अब आप जा रहे हैं, इट्स योर करियर डिसीजन, तो फ्रॉम लास्ट वर्किंग डेट आप अगले 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, जो भी आपका वेस्टेड ऑप्शन है, एक्सरसाइज करो, शेयर होल्डर बन जाओ। मैं उसको एक्टिव ईसॉप नहीं बोल सकता, आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, मेरे को वो ईसॉप कैलकुलेट नहीं करना। और ये फिर कुछ मतलब ये इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट, बट ऑलमोस्ट ऑल द ईसॉप पॉलिसीज विल हैव दिस क्लॉज कि आफ्टर यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, जिस दिन आपका लास्ट वर्किंग डेट है वहां से 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन में आप एक्सरसाइज कर लो, नहीं करते हो तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएगा। सपोज दैट बहुत बिग अमाउंट हो, तभी तो रिटेंशन टूल है, तभी रिटेंशन होगा भाई, आप और रुकोगे, रेजिग्नेशन वापस लेना पड़ेगा। हाँ, करते नहीं है लोग, ऐसे बहुत स्मार्ट हैं। मैं मानता हूँ कि हर एक एम्प्लॉय और हर एक एम्प्लॉयर आज की डेट में बहुत स्मार्ट है, जो होना भी चाहिए। तो एम्प्लॉय ने अगर रेजिग्नेशन दिया है तो उसने ये सब कैलकुलेट करके दिया होगा। कई लोग आजकल, पहले आप सीटीसी नेगोशिएट करते थे, अब एम्प्लॉय ईसॉप भी नेगोशिएट करते कि देखो भाई मेरा फिक्स्ड ये है, वेरिएबल ये है, और ये मेरे ईसॉप की वैल्यू है। अब मैं इतने का ईसॉप छोड़ के आ रहा हूँ, या तो मेरा लैप्स होगा या तो कैंसिल होगा, तो उसको फिक्स पे फिक्स हाइक मिलता है, वेरिएबल पे वेरिएबल हाइक मिलता है, और ईसॉप भी इक्विवेलेंट अमाउंट के मिल जाते हैं। ओके, जो प्रीवियस कंपनी में लैप्स हो रहा वो इधर से गेन कर मिल जाता है, प्रोवाइडेड उस एम्प्लॉयर को आपकी कितनी जरूरत है। भाई आप उतने इम्पैक्टफुल भी तो होने चाहिए। आज आप किसको रखोगे, आपको आज 4 लोगों की टीम बनानी है, आप किसको रखना चाहोगे जो आपके बिजनेस में इम्पैक्ट लाए। Exactly. और आप चाहते हो कि ये बंदा तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, इसकी एडिटिंग स्किल्स बहुत कॉस्ट मुझे चाहिए। अब वो बोला भाई मेरे ना 2 लाख का वहां पे बोनस भी था, तो आप बोलोगे आजा 2 लाख का बोनस मैं दूंगा, मैं भी दे दूंगा। तो यही होता है। तो एम्प्लॉय बहुत कैलकुलेट करके चलता है, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो ये किसी की गलती नहीं, आपकी खुद की है, एम्प्लॉय की खुद की। आपने अपना ग्रांट लेटर नहीं पढ़ा है, ऑफर लेटर नहीं पढ़ा है, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट या जो भी पॉलिसीज हैं वो नहीं पढ़ी है। जैसे अभी हम लोग सीटीसी की बात कर रहे हैं,
तो जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे कंपनी कई बार कहती है कि सीटीसी कम ले लो, लेकिन ई शॉप मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहा हूँ, तो ऐसे में एम्प्लॉय को क्या डिसीजन लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है मैम, आप किस पोजीशन किस रोल पे जा रहे हैं। आप देखो एम्प्लॉय एक जेनरिक वर्ड हो गया यहाँ पे। देखो एम्प्लॉयज वो भी हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट करा है, जिन्होंने काम करना 2-4 साल हुए हैं, पहला स्विच ले रहे, दूसरा स्विच ले रहे हैं, तो वो लोग तो भाई सिर्फ सैलरी पे ही करो कि कैश है तो ऐश है, मतलब आपकी सैलरी आ रही है तो ही आप कुछ सोच सकते हो, कुछ समझ सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग 4-5 साल, अब सबका स्टार्टिंग के डेफिनेशन अलग है। कोई 2 साल में इतना पैसे कमा लेगा जिसने 5 साल में नहीं कमाया, तो दैट्स एक्सेप्शन केस। बट ये चीजें आती है सीनियर पोजीशंस पे। मतलब आप जब लीडर को हायर कर रहे हो या टॉप एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल देता हूँ कि यात्रा.com नीड्स टू हायर समवन वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम मेक माई ट्रिप, या फोन पे को गूगल पे का एक टॉप एग्जीक्यूटिव चाहिए। वहां पे भाई 2-2.5 करोड़ का सीटीसी की बात हो रही है, वहां पे 5-10 लाख की नहीं हो रही है। तो वो भाई उस बंदे को या उस प्रोफाइल को तो कोई भी 30-40% हाइक दे ही देगा, और एट अ पॉइंट उनको वो कैश उतना रेलेवेंट भी नहीं है। पीपल एट टॉप लेवल दे वांट सम पोजीशंस, दे वांट सम इम्पैक्टफुल रोल्स, दे वांट सम मीनिंगफुल कि मैं किस बिजनेस में जा रहा हूँ, उससे मेरे पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वहां पे व्हाई ही विल जॉइन यू, वो आएगा क्यों? वो इसलिए आएगा क्योंकि आपने उसको ओनरशिप भी दी है, इक्विटी भी दी है, जिसकी बहुत ल्यूक्रेटिव अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट और बहुत फास्ट। तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कई बार सेम सीटीसी और कई बार कम सीटीसी पे भी ज्वाइन करवाया जाता है, और वो ज्वाइन करते हैं। कोई बहुत सारे एग्जांपल है जिनकी फिक्स सीटीसी थी 75 लाख प्लस वेरिएबल था 20 लाख का बोनस, उन्होंने ज्वाइन करे स्टार्टअप्स 50-50 लाख पे भी, क्योंकि उनको पता है बेसिक नीड तो हो ही जाएंगे ना 50 लाख में, लेकिन इक्विटी मिल गई 4%। अब उनको पता है मेरे आने से या और लोग जो आ रहे हैं वो इस कंपनी 500 करोड़ की कंपनी को 3000 करोड़ बना देंगे, 4% पे हमारा 12 करोड़ बन जाएगा, 120 करोड़ बन जाएगा। उस तरह के कैलकुलेशंस होते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है ईसॉप नेगोशिएट करना, ईसॉप होना, लेकिन अगर आप अपने करियर के अर्ली स्टेज या अर्ली पीरियड में हो, वहां पे कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन योर फिक्स सैलरी, नॉट इवन वेरिएबल के भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो जो हर महीने ग्रॉस सैलरी अकाउंट में हिट कर रहा है, आप उस पे फोकस करो शुरू में अर्ली स्टेज। अब देखो ना, कोई कॉलेज से पास आउट हो, आजकल क्या है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो मैं एट माई एज, एट योर एक्सपीरियंस जो आप लोग देख और सुन रहे हो, वो एक 18 साल का बच्चा भी देख और सुन रहा है ना। तो एस्पिरेशन सबकी सेम हो रही है। हर किसी को डे 1 पे ही, मतलब इस वाले बात में करते हो ईसॉप भी चाहिए, बहुत CXO भी बनना है, VP रोल भी चाहिए, लेकिन एवरीथिंग इज अ टाइम, है ना। तो इनिशियली तो आप कैश फोकस करो, मैं तो बोलता हूँ नेगोशिएट ऑन योर फिक्स सैलरी रेदर देन वेरिएबल। मिड लेवल रोल्स पे जब हो जाओ, जब कुछ एक्सपीरियंस आ जाए और आप कुछ एक इम्पैक्टफुल रोल पे जाने लगो, तो फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्स, और ईसॉप्स मस्ट हैं। अब वो किस वैल्यू के हैं दैट यू डिसाइड ऑन योर करंट सीटीसी, बट सीनियर रोल्स पे तो ईसॉप ही प्ले कर रहे हैं, सीटीसी को तो कोई देख भी नहीं रहा है। और कोई भी आप बड़े स्टार्टअप 10 का नाम ले लो, उनके टॉप 15-20 एम्प्लॉयज के नाम ले लो और ओपन सर्वे करवा लो, कोई अपनी सैलरी देखता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं होगी क्या है। ठीक है, एवरीवन वांट सैलरी कि उससे घर के कैश फ्लोज चलते हैं, बट सब इक्विटी पे बात कर रहे हैं। सीनियर लीडर्स की बात करें तो आई डोंट थिंक कि उन्हें मतलब किसी नॉलेज की कमी होगी, बट जैसा आपने कहा कि आजकल के जो 18 साल के भी बच्चे हैं, उन्हें भी स्टार्टिंग में सब कुछ चाहिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि कंपनी ई शॉप ऑफर कर रही है, मैं फ्लैट ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, दिस दैट, बहुत सारी माइंड में कैलकुलेशंस उस टाइम चलती है। तो अगर कोई स्टार्टअप कंपनी, नॉर्मली स्टार्टअप्स ही कहते ज़्यादा ई शॉप्स प्रोवाइड करती है, तो आजकल स्टार्टअप्स कंपनी भी क्या किसी के साथ ऐसा कुछ रॉन्ग करने के इंटेंशन से जो न्यू ज्वाइनर्स है उनको ई शॉप के लालच में डाल रही है? ऐसा कहना थोड़ा, मतलब मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता। देखो कुछ कंपनीज होंगी, मना नहीं कर सकते, कितने लाखों स्टार्टअप्स है इंडिया में, कुछ एक आध बैड एग्जांपल्स होंगे, बट जनरली गुड एग्जांपल्स है। कोई भी अगर स्टार्टअप फाउंडर है, वो किसी पर्पस से स्टार्टअप उसने खोला होगा, है ना, कुछ एक पर्पस से बड़ा ही बनाना चाहता होगा। देयर कैन बी बहुत सारे रीजंस, नोन और अननोन, वहां पे कुछ बैड एग्जांपल्स होंगे। जैसे एक अभी रिसेंट एक है नेटवर्क पेमेंट करके, टेक्नो पेमेंट करके एक कंपनी थी, TPPS टेक्नो पेमेंट प्रोक्योरमेंट ऐसे करके एक कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज ने केस कर दिया था अपनी कंपनी पे। ठीक है, अभी रिसेंट ही बात है 2022 की। तो उसमें क्या हुआ है कि एम्प्लॉयज को ईसॉप दिए, और ईसॉप देकर ही ज्वाइन करवाए काफी सीनियर पोजीशन पे काफी सीनियर लीडर्स को, और जब वो बिका है उनका ईसॉप, तो इन्वेस्टर्स को तो मिला है 222 रुपए पर शेयर, लेकिन ईसॉप होल्डर के बिके 12 रुपए पर शेयर।
तो उन्होंने कोर्ट में केस करा, काफी प्रोसीडिंग हुई, लीगल प्रोसीडिंग्स हुई, बट क्योंकि वो इनजस्टिस है और वो क्लियर दिख रहा है कि जानबूझ के गलत करा हुआ है। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में आया था 2022 या 23 में, मैं डेट बोल रहा हूँ। और 12 रुपए पे ईसॉप होल्डर को मिल रहा है, जिसने एक्सरसाइज करा हुआ है 100 रुपए पे, और इन्वेस्टर को मिल रहा है 222 पे। तो क्लियर केस ऑफ इनजस्टिस ये है। तो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। सिमिलरली रेड बस का केस हुआ था। रेड बस जो बस वाली ऐप थी वो एक्वायर हो गई थी, तो वहां पे जो टॉप लीडर्स थे, इवन देयर सीटीओ लेवल रोल्स, उन्होंने भी केस कर दिया था कंपनी पे कि क्या हुआ, एक्वायर हो गई कंपनी। अब जब एक्वायर हो गई, मिड में जो आप बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए तो अनवेस्टेड लैप्स, बट इस केस में तो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया ना, एम्प्लॉय तो था, और वो टॉप लीडर्स हैं, किसी एक अच्छी कंपनी अच्छे रोल्स को छोड़ के आए होंगे। अब सोचो आप रेड बस का सीटीओ किस लेवल पे और किस एक्सपीरियंस पे होगा और किस सीटीसी पे होगा। कंपनी एक्वायर हो गई, उसके इन्वेस्टेड शेयर लैप्स हो गए, उसको कुछ नहीं मिला। तो वो तो एक प्लानिंग करके बैठा होगा ना कि 5 करोड़ के ईसॉप हैं, 4 साल में मिलेंगे, सॉरी, और 4 साल नहीं हुए, 6 महीने में कंपनी एक्वायर हो गई, तो मेरे 4 करोड़ तो चले गए। तो कंपनी एक्वायर जब हुई तो उसमें कुछ ऐसा डील प्रोसेस नहीं होता होता है मैम। क्या होता है, जो कंपनी एक्वायरर कंपनी होती है वो एक्वायरिंग मतलब जिसको एक्वायर कर रही है उस कंपनी के इक्विवेलेंट दे देती है, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी ना, उसको वो एम्प्लॉयज नहीं चाहिए महंगे वाले। हर मर्जर में सारे ही एम्प्लॉयज थोड़ी चले जाते हैं नई कंपनी में। हर जब कंपनी मर्जर एक्विजिशन होता है तो वो कुछ की सिलेक्टेड एम्प्लॉयज लेती है, या वो अपनी कंपनी के शेयर्स देगी। तो इसमें जो शेयर होल्डर्स है उनका तो लॉस है। शेयर होल्डर, हाँ, मतलब ईसॉप होल्डर्स का हो गया ना, मतलब ये एक आध बैड एग्जांपल्स मैं बोल रहा हूँ। ऐसे एक क्विक पॉड करके कंपनी थी, ठीक है, एक और 2 कंपनी है, ऐसे बैड एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे अब क्या हुआ। अब उसके देखो, अगर आप आरसीए करोगे ना, उनका रूट कॉज एनालिसिस, उनकी पॉलिसी गलत बनी हुई थी, उनकी पॉलिसी किसी को समझाई नहीं गई थी, उनके एम्प्लॉय सिर्फ ईसॉप 5-5 करोड़ के सुन के खुश हो गए थे, चीजों को ठीक से एनालाइज नहीं करा, किसी ने नहीं करा किसी भी लेवल पे, और न किसी ने लेते समय जानते समय सोचा। क्योंकि आज अगर कंपनी एक्वायर हो रही है, तो मुझे भी 1 साल पहले नहीं पता था कंपनी एक्वायर हो जाएगी, हो रही है, तो क्या हमने वो वाले क्लॉजेस डाले पॉलिसी में? वो किसी ने डाले ही नहीं। आज भी मैं बता देता हूँ 100 में से 80 पॉलिसी में वेस्टिंग इन्वेस्टिंग सबने लिखा हुआ है, सबने लिखा है, कोई ये लिखता ही नहीं है कि अगर इन मिड कंपनी एक्वायर हो गई तो तुम्हारे वेस्टेड शेयर का क्या होगा, अनवेस्टेड का क्या होगा। वहां बता दो ना, वेस्टेड शेयर के पैसे हम दे देंगे जब पैसा आएगा, अनवेस्टेड कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि कंपनी जब एक्वायर हो रही तो आपको तो कुछ पेमेंट कर रही होगी। हाँ, कर रही होगी, ये हम सोच रहे हैं अच्छा बन के, बट अच्छा ही हर बार नहीं होता ना। मान लो कंपनी का कई बार ऐसा भी है कि भाई वैल्यू तो ईसॉप्स की है 100 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी एक्वायर हो रही है मान लो कम पैसों में, अब सबको पैसा बांटना है, क्रेडिटर्स को भी देना है, लोन्स भी देने हैं, शेयर होल्डर्स को भी देना है, तो अब जो बचा हुआ पैसा वो ईसॉप होल्डर में बांट दो, तो वो पर शेयर वैल्यू 12 ही रुपए रह गई। तो जैसे ईसॉप की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, तो जब ये स्टॉक होल्डर हो जाते हैं और कंपनी लिस्टेड हो जाती है आईपीओ में, ठीक है, तो कंपनी लिस्टेड होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है गलत पॉलिसी या गलत किसी कारणों से वो वापस से अनलिस्टेड हो जाती है उसमें, ठीक है। तो जब कंपनी अनलिस्टेड हो गई तो शेयर होल्डर्स का क्या होगा, उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगी? तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी कंपनीज हुई भी हैं, ठीक है। मैं वही बोलता हूँ ना, तो आप अवेयर तो रहें। देखो, आप अगर जिस सोसाइटी में आप फ्लैट लेते हैं, या जो आप कार लेते हैं, या जो आप कुछ भी महंगा परचेज या कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, तो क्या आप उसमें एक बार लेके छोड़ देते हैं? आज आपने फ्लैट लिए तो आप इसको मेंटेन करके रखते हैं, आप ये देखते हैं अगल बगल की सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है, बिल्कुल। इस बिल्डिंग में कोई नोटिस तो नहीं आ गया अथॉरिटी का, फायर का ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो गया, आप सब कुछ चेक करते हैं ना। मान लो कल को एक लीगल नोटिस आ गया अथॉरिटी से कि ये सोसाइटी इलीगल है, या जिसने कहीं लिया इलीगल है, तो क्या ओनर सारे अवेयर रहते हैं? बिल्कुल। इसीलिए एसोसिएशंस बनती हैं, आरडब्ल्यू बनती है। ईसॉप्स में क्यों नहीं होता है ऐसा? आपका मिला, आपने वो ग्रैंड लेटर क्या करा, अपनी फाइल में लिया, अलमारी में रख दिया। वो 5 करोड़ के शेयर्स देके अलमारी में, हाँ, अलमारी में दिमाग में है 5 करोड़, किसको पता है 5 करोड़ है? वो पॉइंट में अगर एक भी लाइन कोई ऐसी लिखी थी या नहीं लिखी थी, आपने किसी से पूछी? मैं तो सबको बोलता हूँ, एवरी ईसॉप होल्डर इन इंडिया, इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी के पास अगर 1 लाख रुपए का भी ईसॉप है ना, तो ये समझो वो आपका कैश सैलरी की वजह से ही है, या तो आपको उतनी की सैलरी मिलती है तो आपको ईसॉप मिला है, तो भाई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करोड़ों के तो है इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आपको ईसॉप मिले, नो मैटर आपकी कंपनी ने ईसॉप टाउन हॉल कराया है नहीं कराया, अवेयरनेस कराया नहीं कराया, आप प्लीज जाके किसी भी ईसॉप कंसल्टेंट से एक सेशन बुक करिए। वो सेशन आपको 1000-2000 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ेगा, शायद 10,000 का पड़े, शायद 20,000 का पड़े एक सेशन, लेकिन आपका 1 लाख 1 करोड़ 50 लाख रुपए स्टेक पे है। तो आप अपना ग्रैंड लेटर एक अच्छे ईसॉप एडवाइजर या कंसल्टेंट से वेट करा लीजिए, जो भी आपको करे। मैं बता रहा हूं, आप फ्लैट लेते हैं,
कई लोग ना कैश में फ्लैट लेते हैं, लेकिन वो भी ना बैंक से सैंक्शन करवाते हैं लोन, कि सैंक्शन लेटर अगर बैंक का आ गया ना मतलब लीगल टेक्निकल सही है इस सोसाइटी का, और मैं पूरा कैश दे सकता हूँ। कहीं प्लॉट ले रहे होते हैं तो भी ना प्लॉट लोन आ गए आजकल, तो प्लॉट लोन करवा लेते हैं बैंक से, भले पैसा अपना दे, क्योंकि आप कंफर्म हो जाते हो, बहुत बड़ा स्टेक लगा है। हाँ। अब इसमें क्या होता है ना लापरवाही, कि भाई सैलरी तो हर महीने 7 तारीख को और 1 तारीख को आ ही रही है, तो ईसॉप भी आ ही जाएगा। एग्जैक्टली। और 90% लोगों को आएगा, बट वो 10% लोग जिसको ईसॉप के कभी पैसे ही नहीं मिले। तो आपको जब ईसॉप प्रॉमिस हो तो आपको क्या क्या बात करनी चाहिए नेगोशिएशन पे, इस पे हम एक अभी डिस्कस करते हैं। और ग्रांट लेटर जैसे ही आपने आया, पढ़ लो, पढ़ के जो भी डाउट हो रहे हैं किसी से भी एडवाइस कर लो। मैं नहीं मानता इतनी सारी टेक्नोलॉजी के टाइम में आज कोई 1000, 2000, 10,000, 20,000 का वो खर्चा होगा बेस्ड ऑन योर वैल्यू। तो आपको 20,000 रुपए में अगर 1 करोड़ का ग्रांट ईसॉप सेफ हो रहा तो आप करो ना। एग्जैक्टली। करो, आपको करना चाहिए। बहुत लोग मिसगाइडेड है। Okay. मिसगाइडेड क्यों है मैम? क्योंकि कैसे बताऊं आपको, मिसगाइडेड ऐसे है कि ईसॉप मेरे को तो कभी मिला नहीं था और ना मैंने कभी देखा है ईसॉप, लेकिन मेरे पास कोई पूछने आ गया। अब मैं कैसे उसको बोलूं भाई मुझे नहीं पता, तो मैं उसको कुछ भी बोल दे रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं होता, ये कागज है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बातें मैंने अपने कानों से अपने नोन्स में सुनी हुई कि भाई कुछ नहीं है, बकवास है, फाड़ के फेंक दो, कुछ नहीं होता इसका। कुछ नहीं होना, पैसे कैश में ले लो। पर क्यों नहीं होता? अभी स्विगी वाला एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, एवरेज 8.5 करोड़ रुपए मिले। पेटीएम में 300 लोग करोड़पति बने थे। अब करोड़ होता है 1 करोड़ से शुरू, बट करोड़पति की डेफिनेशन 99 करोड़ 10 करोड़ तक है ना, बहुत मोटा पैसा बना है। की वेल्थ क्रिएशन में फ्लिपकार्ट में पहले ही 100 करोड़ का 100 लोगों को करोड़पति हो गए थे। 2011, 12, 13 की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, रेजर पे, मीशो, अभी स्विगी, अभी जोमैटो आपके सामने गया है, और कितने अनगिनत जिनके नाम किसी ने नहीं सुने क्योंकि वो B2C नहीं होते, सब लोग उन ब्रांड्स के बारे में नहीं जानते। बट बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फ्रेश वर्क्स हुआ था 10 साल पहले, तो उतने पैसे कोई सैलरी से जीवन भर एक बार में नहीं देख सकता जितने आप ईसॉप से देख सकते हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 करोड़ रुपए फिक्स्ड है और 20 लाख का बोनस है, फिर भी वो लाइफ में 4 करोड़ रुपए की एफडी सेव नहीं कर सकता सैलरी में अगर हो, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना हैवी हो जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल हो जाता है। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ वाले जिसकी सीटीसी है ना, उसकी कम से कम 30-40 लाख की EMI तो चल रही होंगी, फ्लैट की, गाड़ी भी फिर उसके पास 10 लाख वाली नहीं होगी, 50 लाख वाली होगी। तो ईसॉप ना आपको वन शॉट अमीर बना देता है। और वो जो अमीरी है ना, मैं सबको बोल रहा हूँ, आपके चिल्ड्रन के फॉरेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जो भी आपके ख्वाब है, एज अ पेरेंट हर कोई ये सोचता है जो मैंने नहीं करा ना वो मेरा बच्चा करे। वो कैसे करेगा भाई? बच्चे को आप कुछ भी करवाना ना आज 18 साल के बाद कम से कम 4 करोड़ रुपए चाहिए आपको एक बच्चे पे। 100% सैलरी से आप नहीं बना पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। और आप अपना खुद को देख लो, अगर किसी को डाउट हो रहा है ना इस बात पे, वो ये सोचे कि 10 साल में मैंने कितना सैलरी आई है मेरे अकाउंट में, बस ये सम कर ले कि 2015 में आई थी, मान लो उसने कितना सेविंग्स कर पाया अभी तक। और आज की डेट में मेरे पास लिक्विड पैसा, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट कितना पड़ा है, मैं बता रहा हूँ 5% ऑफ देयर सीटीसी या 50% ऑफ देयर सीटीसी नहीं होगा किसी का, और वो वन शॉट आ जाता है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो जाती है, उसके बाद जब अनलिस्ट होती है, तो उसमें जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनका क्या होगा? राइट, उनका वो वापस से शेयर होल्डर ही रहेंगे, लेकिन उनकी लिक्विडिटी इंपैक्ट हो जाएगी। जब मैं लिस्टेड था तो मैं जिस दिन चाहे उस दिन बेच देता मार्केट में, राइट। अब मैं वापस से अनलिस्टेड हो गया। हाँ, मैं इसलिए मेरा पूरा बताने का मतलब ये था, अवेयरनेस हम शुरू हुए थे कि आप अवेयर रहिए। जब अनलिस्टेड हो रही है, एक दिन में तो नहीं हो जाएगी जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चल रही होगी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी भी नहीं चल रही, अच्छे के लिए भी हो रही है। ये कुछ हो गया है तो 3-4 महीने, 1 महीना, 2 महीने के टाइम में ही तो होगी। आपके पास वो टाइम तो था ही लिक्विडेट करने का जी। मैं कह रहा हूँ रातों रात कोई कंपनी अनलिस्टेड नहीं हो जाएगी। आज आप लिस्टेड हैं, कल सुबह आप खुली अनलिस्टेड हो गए, ऐसा नहीं होगा। शायद 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना आपको टाइम मिलता है। इसलिए आप अवेयर रहिए अपने ईसॉप के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। इतना टाइम मिलता है, मतलब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ऐसा होने वाला है। नहीं भी कर रहे तो आप अपनी कंपनी के लिए तो इन्फॉर्म रहिए। मैं कह रहा हूँ अपडेटेड रहिए। जनरली क्या होता है, फाइनेंस के लोगों को फाइनेंस के बारे में सब पता होता है कंपनी का, HR के लोगों को HR के बारे में सब पता होता है, सेल्स के लोगों को टारगेट्स और नंबर्स पता होते हैं। बट बाकी क्या चीजें चल रही है, मेरे ख्याल से मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, टेक्निकल, हर किसी को अपनी कंपनी का प्रेजेंट फ्यूचर पता होना चाहिए। और पूछो अपने फाउंडर से जाके, वेयर यू सी, जैसे हमसे इंटरव्यू पूछा जाता है ना कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप अपने कितने लोग हैं अपने फाउंडर से पूछते हैं कि व्हाट इज आवर कंपनीज 5 ईयर विजन, पूछा किसी ने?
नहीं पूछा, डर लगता होगा किसी को, बट आजकल फाउंडर्स ऐसे नहीं, अब तो बहुत अच्छे लोग हो गए, मतलब पहले भी अच्छे थे, हमें नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो सबको मिल रहे। और मैम आप ये तो पूछो कि कंपनी किस दिशा में जा रही है, कोई पूछता है हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, फाइनेंस के टीम के अलावा किसी को पता है हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स पहले क्या थे अब क्या हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं लिस्टेड कंपनीज का, तो मार्केट में आ रहा होता है, तो वो अपनी लिस्टेड कंपनी ट्रैक करता रहे, भाई मेरा शेयर प्राइस 600 से 300 हो गया है और 280 हो गया है, तो कुछ गलत होने वाला, बेच दो, मैच कर लो ना। इस क्वेश्चन को मैं फिर से थोड़ा सा ये करूंगी कि उसने नहीं देखा कि कंपनी डाउन जा रही है और अनलिस्टेड हो गई कंपनी, उसके बाद क्या वो वापस से कंपनी के इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? यस, वापस से वो अनलिस्टेड कैटेगरी में चले गए। पहले हम अनलिस्टेड थे तो हम डिपेंडेंट थे कि कोई फंडिंग आए, कोई बाय बैक हो या एक्विजिशन हो तो पैसा मिलेगा, फिर हम लिस्टेड हो गए तो हम जब चाहे तब कर ले। अब हम वापस से अनलिस्टेड हो गए, फिर डिपेंडेंसी, फिर वही डिपेंडेंसी हो गई, क्राइटेरिया तो सेम ही रहेगा ना। तो वो एक मूवी थी ना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, उसमें बोलता ना हम ऐसे नहीं कि नए नए गरीब बने, हम पहले अमीर थे फिर गरीब हुए फिर अमीर हो गए। तो ऐसे पहले अनलिस्टेड थे तो वो वाले क्राइटेरिया चल रहे थे, अब लिस्टेड हुए, अब वापस से अनलिस्टेड हो गए, तो सेम प्रोसेस है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो एक्सरसाइज की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? हाँ, एक्सरसाइज प्राइस जो हमारे एग्जांपल में है कि आपको कितने रुपए की चीज कितने में मिल रही है, ठीक है। तो 1000 रुपए का शेयर है, कंपनी आपको बोले 20 रुपए में, आपने मुझे 20 रुपए देने, तो वो है एक्सरसाइज प्राइस। मतलब एक्सरसाइज करते समय, ईसॉप को इक्विटी शेयर बनाते समय आप कंपनी को क्या प्राइस देंगे, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस। तो वो 20 रुपए इस एग्जांपल में मान लो। अब कंपनी की क्या होती है, एक फेस वैल्यू होती है हर शेयर की, 10 रुपए 100 रुपए, हर कंपनी के अलग, मैक्सिमम 10 रुपए होती है, किसी की 100 रुपए। तो एक्सरसाइज प्राइस में लॉ है ये, एज पर एक्ट एज पर लॉ, वो फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। ओके, मतलब 10 रुपए की अगर फेस वैल्यू है तो उससे कम नहीं हो सकता। बहुत सारी कंपनी, मैंने अपने करियर में 2 कंपनीज देखी हैं जिनकी एक्साइज प्राइस 0 रुपीज थी। वो बहुत ज्यादा मतलब एम्प्लॉय फ्रेंडली हो गए थे कि नहीं भाई हमें 1 रुपए नहीं लेना, बट वो टेक्निकली गलत हो गए, लीगली उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी लेकिन एक्साइज प्राइस 0 रुपए। क्योंकि कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कंपनी ने कुछ भी चार्ज नहीं किया, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैशलेस कर दिया। वो कैशलेस के भी 2 पार्ट हो गए, लेकिन कई कंपनी एक्साइज प्राइस 0 कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छा करा एम्प्लॉयज के लिए, बट वो लीगली गलत हो गए फिर पॉलिसी की, क्योंकि 10 रुपए से कम नहीं हो सकती थी फेस वैल्यू से कम। तो एक्साइज प्राइस वही है कि भाई आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आज उसकी एक वैल्यू है, तो हमें 3 चीजें इसमें समझ रहे हम, फेस वैल्यू, एक्सरसाइज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमारे एग्जांपल में 10 रुपए, जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है। एक्सरसाइज प्राइस वो है जो मैं एम्प्लॉय से मांगूंगा शेयर देते समय, 20 रुपए 30 रुपए जो मैं चार्ज करूंगा। और फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी दिन, जिस दिन मैं दे रहा हूँ उस दिन शेयर था 500 रुपए का, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू थी, जिसकी फेस वैल्यू 10 थी, लेकिन एम्प्लॉय से मैंने 20 रुपए लिया और उसका फेयर मार्केट 500 रुपए। हाँ जी। और जब उसने एक्सरसाइज करा उस दिन 1000 रुपए था। तो मार्केट वैल्यू चेंज होती रहेगी, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, और एक्सरसाइज प्राइस जब आपने दे दिया ग्रांट उसके बाद नहीं चेंज करते लोग कभी, वो उतना ही रहता है, क्योंकि आपको तो पता है उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए या घट भी जाती है, वाटरफॉल भी होता है। एक दूसरा इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ, कई केस में ऐसा हुआ है और होता रहेगा कि मैंने तो जब मिला तो 500 रुपए का था शेयर और 20 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस था। ये मान लो इसके इसमें एग्जांपल लेते कि 400 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस था, और मैंने जब एक्सरसाइज करा जिस दिन, उस दिन 1000 रुपए का था, तो 600 रुपए पे टैक्स दे दिया। जी। अब जब बिका ना या नहीं भी बिका, किसी एक दिन ना उसका प्राइस 300 रुपए हो गया, तो एम्प्लॉय क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, बिल्कुल कि भाई 400 रुपए भी ले लिए, 600 रुपए पे टैक्स भी ले लिया, मतलब दे चुका हूं मैं आपको 3 लाख रुपए, लेकिन आज अगर बेचूंगा ना तो मुझे 90,000 रुपए नहीं मिलेंगे इसके। जी। तो ये केसेस भी हैं। गवर्नमेंट कैपिटल गेन पे टैक्स तो ले रही है, कैपिटल लॉस पे हाँ वो नहीं दे रही है। अच्छा, और परक्यूसिट तो ले ही लिया ना, क्योंकि उस समय हो गई थी नोशनल इनकम। अब नोशनल तो वर्ड ही नोशनल है, एक्चुअल तो था नहीं, और हो गया, और ये बहुतों के साथ हुआ है। तो यहाँ पे भी वही है कि आप कितना अवेयर हैं। कंपनी देखो हिट भी होती है, बट स्टार्टअप फ्लॉप भी होते हैं। हम ग्लैमराइज या हम सेलिब्रेट करते हैं अच्छी न्यूज़ेस और गुड न्यूज़ेस को, वो हमेशा 5 और 10% ही रहेंगी। 80-90% डार्क स्टोर्स या डार्क में है जो नहीं न्यूज में आता है। 80-90% मतलब आप बताओ ना, कितने स्टार्टअप है इंडिया में, कम से कम 1.5-2 लाख। आप नेमली 100 को जानते हो, है ना। हवा जो है, आर्टिकल्स जो है, योर स्टोरी, सक्सेस हो गए, हाईलाइटेड हो गए, ग्लैमराइज को आपको देखते हो।
तो क्या वो जो बचे हुए 1,25,000 स्टार्टअप है वो उनके पास ईसॉप नहीं है? उनके पास भी है। क्या वहां सब करोड़पति बन गए? नहीं बने। तो इट्स अ केस ऑफ अ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, कौन कितना समझ रहा है और कौन किस में है। थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है। लक पे भी है, बट अगर मैं फिर भी ये मानता हूँ कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुई है तो उसका कोई फाउंडर होगा। कोई भी फाउंडर अगर कोई कंपनी चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, वो सिर्फ पैसे डुबाने या अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं चला रहा है ना। अगर कोई आप किसी भी काम में 5 घंटे भी दे रहे हो दिन के, तो आप उसमें कुछ सीखने और पैसे कमाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए तो हर स्टार्टअप ग्रो होने के लिए देख रहा है। हर स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनना चाहता है। हर स्टार्टअप चाहता है कि हमारी वैल्यूएशन 8-10 हजार करोड़ हो, हमारे एम्प्लॉय 100-200 करोड़ बनाए, हमारी कंपनी लिस्टेड। बट कहीं 5 साल में हो जाता है, कहीं 10 साल में होता है। एक आईपीओ आया था मैम 2021 में, मैप माई इंडिया। 1992 या 1991 की कंपनी है वो, गूगल मैप्स जैसी कंपनी है, और वो B2B है। तो B2C होता है गूगल मैप जो हर एक यूजर यूज कर रहा है, बट मैप माई इंडिया B2B है, वो कॉर्पोरेट्स और कंपनीज यूज करती हैं अपने पर्पसेस के लिए, सैटेलाइट नेविगेशन एंड ऑल दोस थिंग। उनका आईपीओ अभी आया था 2021-22 में, तब अमीर बने उनके एम्प्लॉयज बहुत सारे, और 16 साल बाद उनको लिक्विडिटी मिली और बम्पर मिली। ओके, तो उतने साल पहले उन्हें ई-शॉप मिला था? मिले हैं 98-99 में उन्हें, और अभी उन्हें काफी अच्छी वैल्यूएशन मिली होगी। काफी अच्छी वैल्यूएशन मिली है, और अच्छा उनका बहुत बम्पर आईपीओ आया था, बहुत पैसे बनाए। तो मैं कह रहा हूँ हर कंपनी 3 साल में करोड़पति बन जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो इसको लॉयल्टी बोनस बोलते हैं। फेसबुक के रिसेप्शनिस्ट का भी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा था कि उसे भी ई-शॉप कंपनी ने ऑफर करा था। बिल्कुल, फेसबुक मतलब इंडिया में तो फिर भी क्या होता है, इतनी वैल्यूज नहीं है। आप अगर यूएस की कोई कंपनी देखो, जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, आप यहाँ पे अगर देखोगे ना ई-शॉप की वैल्यू, हम यहाँ पे तो 8-8.5 करोड़ में बहुत खुश हो जा रहे हैं, कंपेरेटिव करो तो वहां पे वो 100-200 करोड़ 300 करोड़ में हो जाता है, बहुत बड़ा। रिसेप्शनिस्ट वाला तो एग्जांपल है। फेसबुक में तो खैर सबने ही पैसा बनाया है आफ्टर दे वेंट दैट, ठीक है, फेसबुक हो गया। और इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे, मैं आपको नेम्ड बता देता हूँ। जैसे स्टार्टअप शुरू हुआ तो बहुत कम एम्प्लॉयज थे, कुछ बीए पास थे, कुछ बीकॉम पास थे, वो 12-15 हजार की सैलरी पे ज्वाइन करे, वो 10-10 साल से उसी कंपनी में, उनको उस समय 1000 ईसॉप मिल गए थे 100-200 रुपए की वैल्यू पे। आज एक ईसॉप की वैल्यू 80,000 रुपए, बहुत ज्यादा। एक मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने 12,000 की सैलरी पे ज्वाइन करा था, एक टाइम पे उनकी सैलरी 70-75 हजार हो गई थी ओवर द ईयर 10-1 साल में, लेकिन उनको कभी 1000 शेयर मिल गए थे। उस समय शायद 100-200 रुपए का कंपनी का शेयर रहा हो, तो उनको भी 1,00,000-2 लाख के मिल गए थे। लॉयल हैं, पुराने हैं, पहले एम्प्लॉय हैं, तो उनका 80,000 इंटू 1000 कर लो आप, मोटा मोटा 8 करोड़ रुपए हो गया। आप ये समझ लो सैलरी पे उनकी पूरी लाइफ निकल गई, और उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम में उन्हें ई-शॉप मिल गया। रिटायरमेंट भी कहाँ हुआ उनका, तो 5-10 साल हुए थे कंपनी में ना, 8 करोड़ रुपए बना गए। और ड्राइवर, ठीक है, आप रिसेप्शनिस्ट बोल रहे हो, जो कंपनी के अंदर होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं कई कंपनी के रोल पे। कई लोग पर्सनल ड्राइवर यूज करते हैं, कुछ कंपनीज और स्टार्टअप है जिनके जो फाउंडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं वो भी कंपनी के रोल पे होते हैं। तो एज अ पॉलिसी, एज अ प्रैक्टिस, उनको भी अर्ली स्टेजेस में मान लो 100-200-300 ये सब मिल गए, 500 हाँ मिले हैं, नाम है बहुत सारे, आप अभी सर्च करना इंडियन ड्राइवर्स मेकिंग ह्यूज अमाउंट थ्रू ई-शॉप्स, आपको कंपनी के नाम आ जाएंगे, मैं कोट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप बताना, ठीक है, वो बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं। तो उन्होंने कभी 1000-2000 ई-शॉप्स उनको मिल गए, और आज की डेट में उनके पास नहीं भी होगा तो वो कंपनियों की वैल्यूएशन आज की डेट में 300-400 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है, तो कोई 12-1 करोड़ रुपए के ई-शॉप होंगे उनके पास, क्योंकि उनके डेटा हमने अपने हाथों से बनाए हुए, इसलिए हम वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम्स, और पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हम बहुत सरप्राइज होते हैं, अभी हम 150 कंपनीज का ई-शॉप मैनेज करते हैं, तो हम CTC टू ई-शॉप का एक वर्ड यूज कर रहे थे, तो CTC ई-शॉप देखते हैं ना, बहुत लोगों की CTC 10-20 लाख रुपए ही होगी, लेकिन उनकी ई-शॉप की वैल्यू की कंपनी इतनी शूट हो गई, इतनी ग्रो हो गई है, 2-3 राउंड सीरीज ABC फंडिंग में, इतनी उनकी वैल्यू आ गई है, सो वो मेरे ख्याल से छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उस कंपनी ने उनको इतना दिया है। आप जैसे ज़ूमन में आप लोग सारा डाटा देख रहे हैं सबका, तो आप लोगों के पास बहुत बार बहुत सारे मतलब ऐसे भी डाटा आते होंगे जिस सरप्राइज भी हो जाते होंगे कि ये कैसे हो गया, तो कुछ ऐसे केसेस ई-शॉप के आप शेयर कर? हाँ, बिकॉज देखो हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू पे तो नहीं करते, लेकिन क्या होता है जब हम पॉलिसी लेवल पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जब प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, ज़ूम इन के कोई प्लेटफॉर्म पे हमारा कस्टमर आ जाता है, उसके बाद तो सारा एक्सेस उन्हीं के पास होता है, तो वी
डोंट हैव एनीथिंग टू सी। लेकिन मैं पॉलिसी लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो जब हम किसी की स्कीम डिजाइन कर रहे हैं, जब ज़ूम इन में हम किसी की पॉलिसीज बनवा रहे हैं, राइट, उस लेवल पे जो फाउंडर लेवल पे डिस्कशंस हो रहे हैं, और वहां पे जब हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि कितना पूल डिसाइड करें, किस सीटीसी पे करें, ये सब चीजें वहां पे डिस्कस हो रही हैं। तो जब ये नंबर्स आते हैं तो वो 50-60 एम्प्लॉयज के नाम दे देते हैं। अब उसमें बहुत सारे वो लॉजिक होते हैं, कोई टॉप लीडर्स हैं, कोई फर्स्ट एम्प्लॉय है, कोई 15 साल पुराना एम्प्लॉय है, फिर उनके हम टेन्योर मांगते हैं, डेजिग्नेशन मांगते हैं, पोजीशन, सीटीसी, एवरीथिंग, और फिर हम देखते हैं यार इसका सीटीसी तो 5,35,000 रुपए आ रहा है, लेकिन इसको भी 1000 ईसॉप मिल रहे हैं, जो एक 800 ईसॉप किसी टॉप लीडर को मिल रहे हैं। फिर उनसे समझते हैं फाउंडर से, तो बोलते हैं नहीं, ये तब से है जब शटर में थी कंपनी, मतलब शटर, ये शटर ओपन क्लोज भी यही करते थे 2010 में, 2011 में यही शटर ओपन करते थे, यही ताला लगाते थे। अब क्योंकि अब किसी ने अगर 10,000 में ज्वाइन करा है तो ऑब्वियसली वो बढ़ते 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 उसको 1 लाख पहुंचने में सालों लगेंगे, लेकिन 1000 ईसॉप तो मिल गए ना उसको डे 1 पे। अब उनको शायद ईसॉप समझ नहीं आता होगा, उन अंकल को जो ड्राइवर हैं, या वो अंकल जो ऑफिस के गेट कीपर हैं या पियोन हैं, जो उन्होंने अपनी पूरी मतलब डेडिकेटेड सर्विस देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस, उन लोगों को शायद ईसॉप समझ में नहीं आता होगा उनको, लेकिन वैल्यू समझ आती होगी। तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें। उनको कौन बताएगा कि भाई क्या मिला है, क्या टैक्स लगता है, उनका तो पैन कार्ड भी नहीं होगा बहुत लोगों को, कुछ भी नहीं आइडिया होगा इस बारे में। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है वहां पे भी। तो हम लोग पॉलिसी गैप्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे आइडियाज या कुछ ऐसी चीजें हुई है जो आप डिस्कस करना चाहो? हाँ, अभी जैसे मैं रेड बस वाले हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें ना तो कंपनी ने इंटेंशनली गलत करा, ना एम्प्लॉय को पता था कि ये होने वाला है। वो क्यों हुआ है कि पॉलिसी में, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिसी बहुत बार जनरल हो जाती है। हम फ्यूचर नहीं सोच रहे, हम अभी सोच रहे हैं कि 4 लोगों को देना है 100 ईसॉप, 400 का ईसॉप बना दो। इन्होंने 25% 4 ईयर मांगा है, तो 4 साल का लिख दो। एक्साइज प्राइस इनके 20 रुपए, हाँ 20 रुपए एक्साइज प्राइस लिखा, 20 रुपए पॉलिसी में लिख दो एक्साइज प्राइस, जो जो हो रहा है अभी वो सब पॉलिसी में लिख दो। ठीक है। और जब हम बना रहे होते हैं ना किसी की पॉलिसी, वो हमसे पूछते हैं आपने कुछ लिखा नहीं, हम बोलते हैं हमने नहीं लिखा ना, यही आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अगर मैं इसमें लिख दूं 20 रुपए, तो ये हमेशा 20 रुपए रहेगा, आप 30 भी नहीं कर सकते। तो पॉलिसीज फ्लेक्सिबल नहीं है लोगों की, या नहीं थी पॉलिसी में। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी कोई नहीं डाल रहा। एक्सेलरेटेड वेस्टिंग एक कंसेप्ट होता है, उसका मतलब कि आपने मुझे ईसॉप दिए 4 साल के लिए, हर साल 250 मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसे XYZ रीजंस हो, XYZ केसेस हो, तो मैनेजमेंट और बोर्ड ये डिसाइड कर सकती है कि मनीष के या पूजा के ईसॉप्स एक्सेलरेट हो जाएंगे। मतलब जो 2 साल बाद मेरे 500 ही वेस्ट हुए और 500 अभी अनवेस्ट थे, तो बोर्ड और कंपनी चाहे तो वो 500 को एक्सेलरेट करके आज ही वेस्ट करा सकती है। तो एक्सेलरेटेड वेस्टिंग का क्लोज कोई नहीं डाल रहा था, नहीं डालते आज भी बहुत सारे लोग। हम सबको बोलते हैं एक्सेलरेटेड वेस्टिंग लिखो, द बोर्ड एंड मैनेजमेंट हैज द पावर टू एक्सेलरेट द वेस्टिंग एज द केस में भी। तो अगर रेड बस वाले केस में, रेड बस की पॉलिसी में अगर एक्सेलरेटेड वेस्टिंग का क्लॉज होता, तो जिस दिन रेड बस एक्वायर हो रहा था उस दिन वो एक्सेलरेटेड वेस्टिंग का क्लॉज एक्टिव होता। उस दिन उन एम्प्लॉयज की जो इतने टॉप लीडर्स थे, जिन्होंने शायद अपनी फिक्स और वेरिएबल सीटीसी को नेगोशिएट करके ईसॉप्स पे डिपेंड हुए होंगे, उनके सारे इन्वेस्टेड ऑप्शंस एक्सेलरेट होते। और जब एक्वायर होती कंपनी, तो वो एक्सेलरेटेड वेस्टिंग जो ऑप्शंस थे, या तो वो बाय बैक होते, या तो उनको वैल्यू मिलती, या तो उनको इक्विवेलेंट अमाउंट वहां मिलता। तो एक्सेलरेटेड वेस्टिंग लोग नहीं लिखते हैं, लोग बहुत स्टैटिक बना देते हैं पॉलिसी को कि 4 ईयर वेस्टिंग, जो मैंने बोला। अब कोई सीनियर लीडर आना चाहे, वो बोले नहीं मेरे को 2 ही साल में करना है, आई कैन नॉट वेट फॉर 4 ईयर्स, मेरे को 100% 2 ईयर्स में चाहिए, और आप रेडी भी हो गए, फिर आपने पॉलिसी के पन्ने पलटे, ओहो पॉलिसी में तो 4 साल लिखा है, अब पॉलिसी दोबारा से बनेगी। वो कॉस्ट, वो कंसल्टेंट की फीस, वो एडवाइजरी, वो कंप्लायंसेस दोबारा होंगे, फिर उस पर लिख देते लोग 2 साल। अरे क्यों लिख रहे हो 2 साल? लिख दो ना एज द केस में भी, बोर्ड एंड मैनेजमेंट में डिसाइड एज द केस में भी। एक सिंपल सा वर्ड डाल दो, वेस्टिंग शेड्यूल, ये रहेगा जनरल 1 से 4 साल, टेन्योर बेस एज द केस में भी, एक्सेप्शन। परफॉर्मेंस ये रहेगी, अगर एम्प्लॉय की 4 और 5 की रेटिंग है, अगर वो उसको अदर डिपार्टमेंट से मिलता है, उसका OKR अचीव होता है, उसके KPIs अचीव होते हैं, तो मिलेगा। एज एन एक्सेप्शन एज द केस में भी, तो एज द केस में भी डाल के आपने बोर्ड और मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि कल को ये सब केसेस हो जाए। और एक्सेलरेटेड वेस्टिंग हम तो सब में डलवाते हैं, भाई एक्सेलरेटेड वेस्टिंग भी हो। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, डी एक्सेलरेटेड वेस्टिंग, ये भी दो। आपका कोई एम्प्लॉय था, अदर देन मैटरनिटी की बात करो, लॉन्ग लीव पे जाना चाहता है, सबैटिकल जिसको हम बोलते हैं, उसको हायर स्टडीज करनी है, उसके फैमिली में कुछ इशू है, उसको कुछ कोई भी पर्सनल रीजन है, दे वांट टू टेक अ ब्रेक ऑफ 6 months और 1 year 2 year, व्हाटएवर इज द केस में भी। उस केस में क्या होगा,
आपने तो कुछ लिखा ही नहीं था पॉलिसी में, ना आपने उसको समझाया, ना उसको पता है। अब वो 2 साल के सबैटिकल पे, लेकिन उसका ऑप्शन वेस्ट हो रहा है। आपकी कंपनी का एम्प्लॉय भी है अभी? हाँ, है एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय सबैटिकल पे, बट वेस्ट हो गए पीछे से ऑप्शन। तो वो मेंशन नहीं है कहीं भी? कहीं नहीं। होना क्या चाहिए था मैम, गैप जहाँ पे सबैटिकल या लॉन्ग लीव का क्लॉज है, तो उस पीरियड के लिए वेस्टिंग होल्ड हो जाएगी। तो मैंने आपको 4 साल के लिए दिया, आप 2 साल तो सबैटिकल पे थे, तो आपका वेस्टिंग पीरियड 6 ईयर का होना चाहिए ना। लेकिन एम्प्लॉय 2 साल का सबैटिकल ले गया, ईसॉप्स वेस्ट हो गए, पीछे से वैल्यू भी बढ़ गई। फिर एम्प्लॉयर बोलता है हमारा तो नुकसान हो गया। और आप होल्ड नहीं कर सकते हो? अब पॉलिसी में तो लिखा नहीं है, ना ग्रैंड लेटर में लिखा है, ना उसको बताया, ना पॉलिसी में वो क्लॉज है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको वेरिएबल रखिए, ओपन रखिए। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, फ्लैट पे हम बात कर रहे थे ना। जी जी। अब आप आज बोलो, अब मैं कहीं फ्लैट ले रहा था, मैंने ले लिया, सब कुछ उस समय डिसाइड नहीं करा, ले लिया, ये मैं मकान बनवा रहा हूँ, सब बनवा दिया जैसा ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि ये भाई 200 गज का प्लॉट है, ऐसे ऐसे हमने बना दो। अब जब बन गया ना, मैं बोल रहा हूँ इसमें तो यार मुझे 20 बाय 20 का सोफा लगाना था, और डाइनिंग टेबल कम से कम 16 सीटर चाहिए था, टीवी मुझे 75 इंच लगाना। बोला सर 12 फीट बाय 12 फीट का ड्राइंग रूम है, कैसे लगाओगे? अब क्या करूंगा, या तो तोड़ूंगा, या तो एक नया घर बनाऊंगा, या तो छत पे एक फ्लोर बनाऊंगा अपनी ख्वाहिश। तो यही ईसॉप में हो रहा है। पॉलिसी तो बना दी, बनने के बाद बोल रहे हैं कि एक्सेलरेटेड नहीं है, डी एक्सेलरेटेड नहीं है, या ये भी होना चाहिए। तो आप अगर उसको ओपन हॉल रखता, मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग ड्राइंग रूम एंड दो सेपरेट, मैं उसको ओपन हॉल बनाता, वहां पे मैं कितना ही बड़ा डाइनिंग टेबल लगाता, कितना ही बड़ा लगाता। आज मुझे सर्दी में धूप इधर से आ रही थी, तो मैंने यहाँ लगा दिया, गर्मी में मैंने उधर लगा दिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये सब स्कीम में रखनी है, आपको अपने ऑफर लेटर में रखनी है, और लाइफ में तो रखनी है ना। और एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा, बिल्कुल कंप्लेन न करे। रेड बस वाला केस सबको सीखना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में आता है, रेड बस सीटीओ फाइल्ड केस अगेंस्ट द कंपनी। बहुत सारे गैप्स है, आपसे बात के दौरान पता चल रहा है बहुत गैप्स है। तो ऐसे कोई मिथ्स जो ईशॉप को लेके आप ब्रेक करना चाहो? मैं तो कहूंगा कि ईशॉप में इतने मिथ्स हैं कि रोज एक एक ब्रेक होना चाहिए। पहला मिथ जो हम डिस्कस कर रहे थे, सबको ईशॉप में ये लगता है कि 2 बार टैक्स ले लेते हैं, डबल टैक्सेशन है। सर डबल टैक्सेशन नहीं है, टाइमिंग्स को 2 बार करा गया आपके बेनिफिट के लिए। आप पढ़िए, आप समझिए, और उसको अपना प्लान कीजिए। इवेंट 2 बनाए गए हैं, तो टैक्स 2 बार नहीं लगता, 2 तरीके का टैक्स लगता है, और अलग अलग अमाउंट पे लगता है। तो जो आपका टोटल गेन है, उस पूरे गेन पे एक ही बार टैक्स लग रहा है, बट 2 नाम में बांट दिया गया, क्योंकि उनका नेचर अलग है। एक और मिथ है, क्योंकि कुछ जो हमने एग्जांपल दिए, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, रेजर पे, वो सब करोड़पति बन गए हैं। तो हर किसी को लगता है अगर 8-10 करोड़ नहीं आ रहे हैं ना ईशॉप में, तो ये बकवास है। सर सबकी जर्नी अलग है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबकी डेस्टिनेशन अलग है, राइट? तो आपको जरूरी थोड़ी आपका, अगर जब तक ईशॉप 10 करोड़ का नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं है। शायद किसी के लिए 30 लाख का ईशॉप भी सक्सेसफुल है, वो एज अ बोनस आया। किसी का ईशॉप 70-80 करोड़ का भी है, तो क्या वो 10 करोड़ वाले को फेल समझ रहा है? कंपैरिजन नहीं कर सकते, और सबके करोड़ के नहीं बनेंगे, और सबको मनचाही लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। आपको कंपनी ना शेयर होल्डर बना रही है, ओनर बना रही है, आपको कोई करोड़पति बनने का टिकट नहीं दे रही है। अगर हम सब साथ चलेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली बनेंगे। 10 करोड़ में ही मेरा ईशॉप बिके, ये सब मिथ है। ईशॉप का मतलब है आप ओनर बनोगे। आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय थे, आपको मैंने शेयर होल्डर बनाया, इससे ज्यादा क्या करूं आपके लिए? और जब मैं जो ओनर हूं कंपनी का, एज अ शेयर होल्डर, जब मेरा डाइल्यूट होगा, मुझे लिक्विडिटी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। दूसरा मिथ, आप इसको मतलब एम्प्लॉय को ठगने के लिए बनाया गया है, या उसमें नेगोशिएशन में एचआर के लिए बहुत बड़ा टूल हो गया। ऐसा नहीं है। ईशॉप इज द बिगेस्ट वेपन और बिगेस्ट टूल इन द इंडस्ट्री। उसको कोई बीट नहीं कर सकता टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन एंड वेल्थ क्रिएशन। कैसे? आपकी सैलरी जब 20 लाख थी, और अगले 5 साल में आप कोई भी नंबर सोच लें, 10 बार स्विच करूंगा, 30% का हाइक मिलेगा, 50% हाइक मिलेगा, कितना सोच लेंगे? 1 करोड़ जी। और हर किसी की 1 करोड़ सैलरी होती नहीं, एक टाइम पे स्टेगनेंसी आएगी, ठीक है? अब अगर आपका 10 लाख का ईशॉप था, सोचो अगर आपकी कंपनी आज 1000 करोड़ की है, और कंपनी 5 साल में बनती है 5000 करोड़ की, तो आपका 10 लाख का ईशॉप ऑटोमेटिकली 50 लाख का बनेगा। कोई पावर उसको रोक नहीं सकता। कंपनी की ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ है, दोनों सेम बोट में सेम स्पीड में चलोगे। ऐसा नहीं होगा कि फाउंडर आगे भाग जाएगा, सब एक ही बोट में। तो ये भी समझें, ठीक है? करोड़पति नहीं बनना है। दूसरा,
हमने तो जी बेस्ट ईसॉप पॉलिसी ले आए, है ना, और जैसा हमारे कंसल्टेंट ने या सीए ने बोला हमने बना दी, लेकिन एम्प्लॉय तो अभी भी जा रहे हैं, रिटेंशन नहीं हो रहा, बेकार है ईसॉप पॉलिसी। सर ईसॉप बेकार नहीं है, पॉलिसी में जो आपने लिखा है शायद वो बेकार हो सकता है। कितने लोग ये देख रहे हैं कि जिस एम्प्लॉय के पास ईसॉप है वो कब छोड़ के गया। कई एम्प्लॉय 4 साल पूरा होते ही छोड़ के चले गए, तो उन्होंने तो अपना फायदा निकाल लिया ना। कई एम्प्लॉय पहला वेस्टिंग भी नहीं होती, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों गए होंगे? आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स रही होगी या वैल्यू इतनी कम रही होगी। मैंने एक एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट्स नहीं 2-3 लाख का ईसॉप दे दिया और बोला भाई ये तो रुक ही नहीं रहा। भाई उसको 6 लाख का तो हाइक ही मिल गया ना अपफ्रंट, और ज्वाइनिंग बोनस भी मिल रहा है 1.5 लाख का। 3 लाख के लिए क्यों रुकेगा? तो एक कोई सॉस या फॉर्मूला नहीं है कि मैंने बना दिया तो रुके ही रुके। आप इसमें डायलॉग शुड बी कॉमन। आप, मैं हर किसी को, हर अपने कस्टमर, हर जितनों से मेरी बात होती है जनरली टेक्निकली, प्लीज कंडक्ट अ ईसॉप टाउन हॉल इन योर कंपनी एटलीस्ट 1 in a quarter। आप अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करो। आप उसको बताओ कि नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज कब होने वाला है, क्योंकि अगर 6 महीने बाद एक्सरसाइज मैं प्लान कर रहा हूँ मैम, तो क्या मैं अचानक आपको बोलूं 10 दिन पहले कि मैम 3 लाख रुपए दे दो एक्सरसाइज करने के लिए। Exactly। और मैं आपको 6 महीने पहले बता रहा हूँ, तो आप 6 महीने में क्या 50 हजार रुपए जोड़ के बना लोगे पैसे। राइट। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो एंड करने से पहले हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दें। ओके, मैसेज बहुत क्लियर है। मैं 3 सेगमेंट में मैसेज देता हूँ। पहला मैं एम्प्लॉइज को मैसेज देता हूँ जो रिसीविंग एंड पे है। तो जो एम्प्लॉइज को ईसॉप मिल रहा है, प्लीज अपने ईसॉप को 5 मिनट और 10 मिनट लगा के एक लाइन पढ़ ले। और जब लाइन पढ़े, हर कोई इतना टेक्निकली साउंड नहीं होगा, गो सर्च एनी ईसॉप एडवाइजर कंसल्टेंट, टेक एडवाइजरी। मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 10,000 रुपए ज्यादा कोई फीस नहीं ले लेगा, 500 रुपए ज्यादा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता नंबर्स, ठीक है, सबके अलग अलग होंगे जैसे डॉक्टर्स के होते। तो टेक एडवाइस फ्रॉम योर ईसॉप एडवाइजर, वो आपका ग्रांट लेटर पढ़े और आपको टाइमिंग्स बताए कब क्या करना है। राइट, आपको पता होगा, पता होना चाहिए ना। मेरे को पता होना चाहिए कि 3 साल बाद मैंने 9 लाख रुपए देने, तो मैं ईसॉप के नाम पे भी 9 लाख रुपए जोड़ लूं, रेदर देन 3 साल बाद 9 लाख एज ए सरप्राइज आ जाए कि भाई ये क्या, मुझे तो 50 लाख के ईसॉप बोल रहे, मेरे से ही 10 लाख मांग रहे। तो उस टाइम ईसॉप भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा मैम। फिर आप कोई एफडी तोड़ोगे, म्यूचुअल फंड तोड़ोगे और ईसॉप को गाली दोगे। ऐसा नहीं। एम्प्लॉयर के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, एज ए एम्प्लॉयर जब आप सोच रहे हैं ना बनाने का, पहले बहुत आराम से ये सोचें कि हम क्यों लाना चाहते हैं, व्हाट इज द व्हाई। किसी ने बोला है इसलिए ला रहा हूँ, मेरा खुद का ही शौक है इसलिए ला रहा हूँ, ये सब ला रहे हैं इसलिए मैं भी ला रहा हूँ। नहीं, आज मेरे स्टार्टअप जस्ट स्टार्ट हुआ है, मुझे कुछ अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, हाँ इसलिए ला रहा हूँ। या मेरे स्टार्टअप एक लेवल पे आ चुका है और मुझे अपने पुराने एम्प्लॉयज को एक लॉयल्टी बोनस देना चाहिए इक्विटी के फॉर्म में, उनको ओनर बना के। और एम्प्लॉयज को क्लियरली बताऊं कि मैं आपको शेयर होल्डर बना रहा हूँ। किसी को अगर 5 करोड़ और 6 करोड़ का लॉलीपॉप आप दिखाते रहोगे और नहीं दे पाओगे, तो वो बोलते हैं ना, आप किसी को बेनिफिट्स मत दो, वो ज्यादा बेटर है, बट बेनिफिट दिखा के ना देना वो ज्यादा नुकसान करता है। तो बहुत केयरफुली सोचिए कि व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड आवर ईसॉप प्लान। और जिनके पास ऑलरेडी ईसॉप प्लान है, वो ये सोचें कि क्या हमारा ईसॉप हमारी रिक्वायरमेंट और मार्केट की एक्सपेक्ट, ठीक है। और तीसरा, जो थर्ड पार्टी है, जो वो लोग हैं जिनके पास ना तो ईसॉप है ना तो ईसॉप देना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में बैठ के सिर्फ एक सर्कमस्टांस बनाए जा रहे हैं, तो वो लोग भी जानकारी लें, ईसॉप्स के बारे में पढ़ें, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में पढ़ें। जब सक्सेस स्टोरीज पढ़ें तो फेलियर्स भी पढ़ें। आज मैं बता रहा हूँ, रेड बस वाला केस मेरे ख्याल से 100 में से 1 लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अगर सक्सेस हुई तो क्यों सक्सेस हुई है, फेल हुई है तो क्या रीजन? एब्सोल्युटली। और सिर्फ लॉन्च करके छोड़ मत दो, राइट। जैसे कंपनी बना के छोड़ नहीं देते ना, उसमें प्रोग्रेस करते रहते हैं, ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। आप अपने ईसॉप को मेजर करो, आप अपने ईसॉप को ट्रैक करो, मॉनिटर करो। ईसॉप के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, टूल्स यूज करो, वो आपको इतने अच्छे अच्छे इंसाइट देता है, आपको पूरा इंसाइट देगा कि आपका ईसॉप प्लान ऑन अ मैट्रिक ऑफ 1 to 100 किस कहाँ पे रैंक करता है। आपके एम्प्लॉयज कितने फ्रीक्वेंटली आके अपने ईसॉप चेक करते हैं, सो दैट दे नो अबाउट इट। आप ऐसी कंपनीज है जिनके एम्प्लॉय 365 दिन में एक बार भी ईसॉप नहीं देख रहे, तो मतलब वो भूल गए हैं ना। और ऐसी कंपनीज है जिसका एम्प्लॉय हर 7 तारीख को या 10 तारीख को एक बार आके चेक करता है अपने ईसॉप्स की वैल्यू क्या ग्रो हुई, क्या नहीं हुई। एंड देन यूज दोस टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी इज वेरी, मैं कहूंगा बहुत सस्ती है आज की डेट में टेक्नोलॉजी, और बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो ट्रैक योर ईसॉप्स, एम्प्लॉयज भी स्टार्ट ट्रैकिंग योर ईसॉप्स। जैसे आप मंथली अपना
बनाते हैं ना कि इतनी तारीख को सैलरी आएगी, इतनी SIP जाएगी, इतना रेंट जाएगा, इतना एजुकेशन जाएगा, कीप योर ESOP पार्ट ऑफ योर मंथली ट्रैकर्स। आप उसे हर मंथ आप देखो। हाँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो अगले 36 महीने एक ही प्राइस पे अटका रहे, कोई बात नहीं, बट आपको याद तो रहेगा, ये भी एक चीज है। हाँ, उसकी वैल्यूएशन क्या चल रही प्लीज है। एड इट टू योर नेटवर्थ, और एम्प्लॉयर प्लीज कीप ट्रेनिंग, टीचिंग, मेकिंग योर एम्प्लॉयज अवेयर अबाउट ESOPs। तो ESOP बायबैक के बारे में भी आप जैसे बता रहे थे, कंपनी वापस अपने एम्प्लॉयज से बाय कर लेती है, तो ऐसे कोई रिसेंट में एग्जांपल है जो काफ़ी हाईलाइटेड रहा हो? हाँ, रिसेंट में मैम अगर आप एक डेटा देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का ही, तो 2024-25 में 3000 स्टार्टअप एम्प्लॉयज के ESOP बायबैक हुए, मोटा मोटा 1500 करोड़ रुपए के। तो फिर से आप अगर एग्जांपल लगाएं तो 50-1 लाख के ESOP हर एक एम्प्लॉय ने पिछले साल बेचे हैं, जो डेटा है एज पर रिकॉर्डेड डेटा। मीशो ने अभी 300 करोड़ के आसपास का ESOP बायबैक करा। ठीक है, अर्बन कंपनी ने $24 मिलियन, मोटा मोटा हम बात करें तो 1700-1800 करोड़ रुपए का ESOP बायबैक करा। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ कि हर कंपनी के लेवल्स अलग हैं, स्टेजेस अलग हैं। तो किसी कंपनी ने 5000 करोड़ का भी करा, किसी ने 500 करोड़ का भी करा, 5 करोड़ का भी करा, लेकिन हो सकता है जिसने 5000 करोड़ का करा वहां पे 1000 एम्प्लॉयज थे, जिसने 100 करोड़ का करा वहां पे 10 ही एम्प्लॉयज थे। तो अच्छी न्यूज़ेस हैं, और ये सब क्या करती है, मार्केट में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। और एम्प्लॉय जिसके पास भी ESOP है और किसी भी कंपनी का है, दे शुड कीप रीडिंग अबाउट इट। जब आप ये सब पढ़ते हो तो आप फिर पढ़ोगे कि कैसे हुआ, कब हुआ, उस कंपनी का ग्रोथ देखोगे और फिर वो ग्रोथ अपने यहाँ मैच करोगे। तो ये नंबर्स अपने आप में बहुत दमखम रखते हैं। ठीक है, अगर 3000 एम्प्लॉयज को पिछले साल 12 महीने में अगर उनके ESOP बिके, और ये बिके कोई फंडिंग या IPO में नहीं, ये कंपनी ने बायबैक करे, तो ये बताता है कि कंपनी जब बायबैक करती है तो भी वैल्यू क्रिएट होती है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल होगी तो ही वो बायबैक भी कर रही है अपनी एम्प्लॉय से। मतलब कुछ जनरली तो ऐसे ही है, बट कुछ सेबी की गाइडलाइंस होती है, कंपनी की गाइडलाइंस है कि कब कर सकते हो बायबैक, हर कोई नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉय को ये भी समझना चाहिए कि मैं चाहूं बायबैक हो जाए तो नहीं होगा। कंपनीज के कुछ एक्ट में है कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम इतना होना चाहिए, रिजर्व इतने होने चाहिए, आपके प्रॉफिट एंड लॉस ये होना चाहिए, उसके बाद आप बायबैक कर सकते हो। ऐसा ना हो कि लॉस मेकिंग कंपनी है और एम्प्लॉयज को पैसा बांट दिया, कंपनी चलाने के पैसे नहीं बचे। बिल्कुल, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के लिए वेल्थ क्रिएशन का भी काम कर रही है। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ ESOP से हो सकती है। अगर आज आप किसी 50 साल के एक्सपीरियंस लीडर, 60 साल के एक्सपीरियंस लीडर और 40 साल के एक्सपीरियंस लीडर से बात करेंगे, जिसने कॉर्पोरेट में 20 साल, 15 साल, 25 साल लगाए हैं। आप मेरा अभी पिछले पॉडकास्ट में एक सर आए थे, रोहित बख्शी, सो ही वाज अ CEO एट EDM मॉल, सांजा लिविंग में ही वाज अ वेरी सीनियर पोजीशन, अभी वो फाउंडर है यूनिलिव के। तो उन्होंने ये बोला कि मेरे करियर में मैं बोलता हूँ कि कोई सैलरी से पैसा कमा सकता है और खर्च कर सकता है, लेकिन वेल्थ अगर जनरेशनल वेल्थ बनानी है सिर्फ ESOP से बनाइए लोगों ने, कॉर्पोरेट में या अपना बिजनेस करके सही मीन्स में, एथिकल वेज में। अगर कोई सैलरी से आप पैसा कमाते हैं और वो पैसा उसी स्पीड से खर्च करते हैं, राइट, ठीक है, लेकिन जनरेशनल वेल्थ बनानी है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और यू हैव टू बी वेरी फ्री। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ ESOP में, और कोई टूल नहीं है। सारी EMI से आपको फ्री करा सकता है एक वन शॉट में अभी की, और आपके नेक्स्ट जनरेशन को कोई EMI ना लेनी पड़े, इससे भी आप श्योर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी। आई थिंक हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी डाउट्स होंगे ESOP को लेके, इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, मैं भी यही आशा करता हूँ कि बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, और जो डाउट्स अभी नहीं है बट वो एक्चुअल में डाउट्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।